लैपटॉप में वेबकैम नहीं है सर। किसी का माइक ऑन है, बंद कर ले। माइक जिसका ऑन है वो बंद कर ले। हाँ, जिनका वेबकैम नहीं है उनकी तो मजबूरी है, पर कोशिश करो नेक्स्ट टाइम से लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हो तो बेटर है, नहीं तो वेबकैम लगा लो। मुझे बच्चों की शक्ल तो नजर आनी चाहिए क्या कर रहे हैं। ओके सर। काफी बच्चे तो मुझे जानते होंगे वैसे, लेकिन कई नए चेहरे भी मुझे नजर आ रहे हैं जो मुझे नहीं जानते शायद। मेरा नाम हरीश खरबंदा है बेटा, और मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ लगभग पिछले 23 ईयर्स से, 23 साल से लगभग। 11th में मैंने आपके में से कुछ बच्चों को पढ़ाया भी है, लेकिन कुछ नए चेहरे भी हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मैंने 97 में पास आउट किया था आईआईटी दिल्ली से, तो बहुत पुरानी बात हो गई। खैर, हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड में थोड़ा सा गाइड करूंगा कि आगे कैसे रहेंगी क्लासेस वगैरह, और साथ में आज डीपीपी भी मिलेगा क्लास के बाद, वो अटेम्प्ट जरूर करना है। डीपीपी ऑनलाइन ही आएगा बेटा सबके पास, सबने डीपीपी जरूर अटेम्प्ट करना है, और टेस्ट की फॉर्म में ही होगा वो। चलो जी, आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 12th का पहला टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थोड़ा बहुत कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, 10th में भी किया होगा कुछ ना कुछ। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वर्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका मतलब, आज हम बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे, कोई हाईफाई नहीं। आज पहली क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो बहुत ही स्लो भी चलेंगे और बहुत बेसिक चीजें, लेकिन जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रो वर्ड है दैट स्टैंड फॉर चार्ज, और स्टैटिक का मतलब तो आपने पढ़ा ही होगा, 11th में भी पढ़ा था। स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट, मींस हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है चार्जेस एट रेस्ट के बारे में, कि अगर चार्जेस रेस्ट पे हैं तो वो कैसा बिहेव करते हैं। चार्जेस अगर मोशन में आ जाते हैं तो वो एक और टाइप की फील्ड भी जनरेट करते हैं, जो हम इस चैप्टर में ना पढ़ के आगे पढ़ेंगे। सिंपल ध्यान रखना है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट कर सकती है। अगर रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, अगर मोशन में आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करती है। ये सब चीजें धीरे धीरे आपको क्लियर होंगी। आज हो सकता है कई चीजें ऐसी हों जो मैं कहूं अभी याद कर लो, इनके रीजंस आगे मिलेंगे, लेकिन आगे की कुछ क्लासेस में, 3-4 क्लास में आपको उन सबके रीजंस मिल जाएंगे। फिर भी अपने पास नोट करते रहना, जो पॉइंट भी आपका क्लियर नहीं होता और मैंने कहा कि आगे रीजन मिलेंगे, बाई चांस नहीं मिले तो मेरे से पूछ जरूर लोगे आप। ठीक है, मेरी कोशिश तो है कि जितनी चीजें भी होंगी सामने और उनके रीजन अगर आज नहीं मिल रहे तो आगे की क्लासेस में आपको उसके रीजन जरूर दूं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, बेसिक चीज। पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि वो नेचर किसी पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दे दिया है चार्ज। अगर डेफिनेशन स्कूल लेवल पे लिखनी हो तो आप इस तरह दिखा सकते हैं, चांसेस कम है आने के। प्रॉपर्टी ड्यू टू विच पार्टिकल प्रोड्यूसेस एन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इन्हें हम कहते हैं चार्ज। थोड़ा बहुत आपने छोटी क्लास से पढ़ा होगा चार्जेस के बारे में, भी बताऊंगा। वैसे कुछ चीजें जो सर लिखने का टाइम दीजिए। वैसे एक्चुअल में बेटा ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, कुछ रह भी जाता है वहां पे स्पेस छोड़ देना, और जब नोट्स मिलेंगे तब कंप्लीट कर लेना। ज्यादा टाइम ना देख, अगर मैं कहूं भी नोट करो, टाइम ज्यादा लगता है, इतनी देर में तो हम कोई नया टॉपिक पढ़ लेंगे। तो अगर मैं कोशिश करूंगा आपको सफिशिएंट टाइम दूं नोट करने के लिए, फिर भी कुछ रह जाता है तो वहां स्पेस छोड़ दें, और जब नोट्स मिलेंगे तो उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नोट जरूर मिलेंगे, जो भी आपको यहां सामने नजर आ रहा है, जो भी मैं लिखूंगा वो सारा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। हाँ बेटा, चार्जेस के बारे में आपने जो थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, दो टाइप के चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेम देन पॉजिटिव के चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं, मींस पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। ये सब पढ़ रखा है आपने। थोड़ा सा इनके बारे में पहले बेसिक समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पहले सबसे पहले बात करें ओरिजिन ऑफ चार्ज। चार्ज का बेसिक ओरिजिन क्या है?
किसी को आइडिया? कोई आइडिया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। क्यों? न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं वो चार्जेस का ओरिजिन नहीं हो सकते। मींस कह सकते हो एक कंप्लीट एटम जिसके कुछ पार्ट्स आपने पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव क्यों, पॉजिटिव क्यों, एक्चुअल में कोई एक डिफाइन कर रहा था तो वो डिफाइन कर दिया। हो सकता है जिसने डिफाइन किया हो, अगर वो पहले इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव कह देता तो हम प्रोटॉन को नेगेटिव कह देते। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ उनके नेचर को डिफाइन कर रहा है कि ये दो डिफरेंट नेचर्स हैं चार्जेस के। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमने नेगेटिव चार्ज डिफाइन कर दिया, तो प्रोटॉन का जो उससे डिफरेंट नेचर था उसको पॉजिटिव चार्ज डिफाइन कर दिया। तो बेसिक ओरिजिन जो चार्ज का है वो एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, ठीक। लेकिन अगर मेरे को कोई बॉडी दे रखी है, अच्छा ये तो आइडिया आपको होगा कि क्या क्या होता है, जरा इसके बारे में भी समझ लें। ये तीन पार्टिकल्स जो हमारे मेन हैं, इनके चार्जेस की क्वांटिटी ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? कोई बच्चा? 1.6 into 10 to the power minus 19. -19 क्या यूनिट क्या होती है चार्ज की? ये सब चीजें आपने ऑलरेडी कर रखी है, तो मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं इस पार्ट को लेके। आगे जब हम बात करेंगे चार्जिंग की तो थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का, लेकिन नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन पे एग्जैक्टली इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। Yes. यस सर। और न्यूट्रॉन जो है वो तो न्यूट्रल है, इतना आइडिया सबको है। और यही बेसिक पार्टिकल्स हैं जो चार्जेस का बेसिक ओरिजिन है। इन्हीं की वजह से हम किसी बॉडी को चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी कह सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि मान लो मुझे एक बॉडी दे रखी है, उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। हर एटम अपने आप में न्यूट्रल होता है, ये सबको पता है। Yes, sir. भाई एटम में जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। मींस एक एटम अपने आप में पूरी तरह से न्यूट्रल है। तो किसी बॉडी की अगर हम बात करें, कोई भी मैं एक बॉडी ले सकता हूं, मेरे हाथ में ये रिमोट है, इस रिमोट की मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। सारे एटम्स को देखें तो वो टोटली देखें तो न्यूट्रल हैं। लेकिन मुझे इसको अगर एक चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका क्या है? कोई आपकी तरफ से? इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जो है वो सबसे आसान तरीका है किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करने का। वो प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया, यहां पे जरा देखें। पहले उसी को हम देखते हैं। ये अब तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये आपको मिल जाएगा। हाँ, मान लेते हैं एक बॉडी मुझे दे रखी है जिसमें मैंने एक छोटी सी बॉडी मान ली जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन और 5 ही न्यूट्रॉन है। सपोज इस बॉडी में से मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। अब इसमें बच गए 3 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन, 5 न्यूट्रॉन। तो देखा जाए इस बॉडी पर नेट चार्ज जो है अब पॉजिटिव आ जाएगा। +2. यस यानी कि ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो उनके साथ उनका चार्ज भी गया। तो इस बॉडी पे अब इलेक्ट्रॉन कम रह गए हैं प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो मैं कह सकता हूं कि इस बॉडी पे नेट चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो एक सिंपल सा फंडा है, एक अनचार्ज बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, नहीं तो देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा। बड़ा इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो वो निकालना पड़ेगा। बॉडी कैसे बनेगी? मॉलिक्यूल को स्टेबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्टेबल। सर अनचार्ज करेंगे तो स्टेबल करना पड़ेगा ना सर। अच्छा, अनचार्ज करेंगे। मैंने कहा कि किसी अनचार्ज बॉडी को अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करना है तो सबसे आसान तरीका है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, क्योंकि प्रोटॉन्स डालना या प्रोटॉन्स निकालना तो बहुत मुश्किल काम है। इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल सकते हैं। हाँ बेटा, देवांश कुछ कहना चाह रहा है। हेलो। हाँ सर, मेरे को एक बार समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट कर दीजिए सर। मैंने सिंपल ये बताया है कि एक अनचार्ज बॉडी को अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करना है तो सबसे इजी मेथड है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। भाई पहले तो वो पूरी तरह से न्यूट्रल थी,
आपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो उस पर अब नेट चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। देवांश क्लियर? यस सर क्लियर। और अगर किसी बॉडी को मुझे नेगेटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करना है, जैसे मैं कहूं 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से इलेक्ट्रॉन दे देना, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो दिए थे वो तो वापस किए, 2 और दे दिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो Removal गए of हैं प्रोटॉन से, तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है, किसी भी अनचार्ज बॉडी को अगर चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करना है, या तो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं या इलेक्ट्रॉन देने हैं। अगर मैं किसी अनचार्ज बॉडी में से किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूं तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। यस सर। और किसी भी तरीके से अगर मैं उसे इलेक्ट्रॉन दे दूं तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। ये बहुत बेसिक मेथड है किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करने का। लेकिन ये हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट डेफिनेट मेथड्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो बात पूछनी थी इसमें। बोल बेटा। सर हमने अभी कहा कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या जाएंगे तब चार्ज होगा। अगर हमारे पास स्टेटमेंट ये किए आती है कि प्रोटॉन्स निकालने से या डालने से चार्ज है या नहीं है, तो क्या हम उसे सही मानेंगे? बिल्कुल सही मानेंगे, लेकिन क्या ये कर पाओगे इतनी आसानी से? कर नहीं पाएंगे अगर वो बात हम जानते हैं, हाँ नहीं जानता। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बॉडी को किसी तरीके से, हमें नहीं पता कैसे, प्रोटॉन दे दिए और प्रोटॉन निकाल लिए, कोई भी एक प्रोसेस हुआ, तो भी वो बॉडी जो पहले अनचार्ज थी अब चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन ये काम हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। यस ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है वैसे। देखो आपने न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ी है कभी? न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं सर। अच्छा कभी ये तो पढ़ा होगा, फिजन फ्यूजन कभी पढ़ा है? यस उसमें कुछ ऐसा होता है कि 2 एटम्स मिलकर एक एटम बन जाता है, या एक एटम 2 में टूट जाता है। हाँ यस सर। सर। मीन्स हम न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ तो कर सकते हैं, हाँ सर। लेकिन वो बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। अगर मुझे चार्ज बॉडी बनानी है तो वो कॉम्प्लिकेट प्रोसेस मैं क्यों फॉलो करूं, जब मेरे पास एक आसान मेथड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर की तरफ ऑसिलेट कर रहे हैं, उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, उनको निकालना या उनको देना काम आसान है। मैं न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ क्यों करूं? लेकिन कर सकते हैं, काम हो सकता है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है, अभी तक आपकी वॉइस बहुत अजीब सी आ रही है। आवाज क्या मेरी अजीब सी सबके पास आ रही है? नो सर, ठीक है। नो सर, तो पूरा क्लियर है। सर आ रही है सर आपकी वॉइस, तो क्रिस्टल क्लियर है। देखो आपके एंड पे कहीं नेटवर्क स्लो ना हो बेटा, इंटरनेट अगर स्लो होगा तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत लैग आ रहा है, लैग आने का मतलब वॉइस इज नॉट कमिंग। प्रशांत कह रहा है, प्रशांत आपके एंड पे कोई दिक्कत हो सकती है कहीं इंटरनेट, क्योंकि बाकी बच्चों को तो क्लियर आ रही है, तो आपके एंड पे कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। चलो देखते हैं बेटा, अभी तक जो पढ़ा है उसमें कुछ भी पूछना हो आपको, बहुत सिंपल सी चीजें पढ़ी हैं। अभी तक का एक बार समराइज कर देना। मैंने अभी तक सिंपल ये बताया है कि चार्ज का ओरिजिन क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। लेकिन किसी बॉडी को, किसी अनचार्ज बॉडी को अगर चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करना है तो बेसिक मेथड है, या तो इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो या इलेक्ट्रॉन्स दे दो, और कुछ नहीं करना हमें। अब ये प्रोसेस करना कैसे है, इलेक्ट्रॉन निकाले कैसे, इलेक्ट्रॉन दे कैसे, इसके बारे में अब हमें सीखना है। ठीक है, यस सर। अब आता है चार्जिंग का पहला प्रोसेस। किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला प्रोसेस है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब हम दो डिफरेंट बॉडीज को एक दूसरे से रब करते हैं, तो एक्चुअल में हम अपनी मैकेनिकल एनर्जी उस मटेरियल में दे रहे हैं। हो सकता है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हो। अल्टीमेटली वो मटेरियल जो उनको रब कर रहे हैं वो एनर्जी गेन कर रहे हैं। एनर्जी गेन करने से इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले एनर्जी कौन गेन करेगा? अगर मैं एक एटम को एनर्जी देता हूं तो एटम में सबसे बाहर जो पार्ट होता है वहां तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सबसे पहले एनर्जी गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होती रहती है तो पॉसिबिलिटी है कि वो अपने न्यूक्लियस को छोड़ के निकल जाए। हाँ बेटा, यस सर।
सर आपकी आवाज आ ही नहीं रही है। कौन बोल रहा है? ऋषभ। ऋषभ, अब मेरी आवाज ही नहीं जा रही, पता नहीं चल रहा। देखता हूँ बेटा। आ रही है सर आपकी आवाज। सर पूरा clear आवाज है। सर आ रही है सर। सर आ रही है आपकी वॉइस। सर वॉइस नहीं ज्वाइन करी होगी। मे भी इंटरनेट में लैग होगा। हाँ जी, किसी का माइक ऑन है बेटा? शोर आ रहा है, बंद कर लो। आप माइक से तभी ऑन किया करो जब आपको बोलना हो। हाँ, पहला प्रोसेस है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है कि हम दो बॉडीज को रब करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल दे रखा है कि एक पर्सन, ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी आपने बचपन में किया भी होगा। इसने स्केल को अपने सर पे रब किया और साथ में कुछ पेपर्स के पीसेस पड़े, उसके पास लेके गए तो उन्हें अट्रैक्ट कर लेता है। मेन रीजन है कि ये स्केल पे कुछ चार्ज आ जाता है और ये चार्ज बॉडी इन पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। अब यहां पे एक क्वेश्चन और आता है, चार्ज तो इस पर आया स्केल पर, पेपर्स तो अनचार्ज थे, फिर भी स्केल ने इन पेपर्स को अट्रैक्ट कर लिया। इसका रीजन आगे मिलेगा, लेकिन अभी ये हम आइडिया ले सकते हैं कि जब हमने स्केल को सर से रब किया, बालों से रब किया, तो स्केल पे एक चार्ज आया और हमारे बालों पे भी चार्ज आया। हम स्केल को पेपर्स के पास लेके आए तो स्केल ने इस पेपर्स के पीसेस को अट्रैक्ट कर लिया। इस तरह से जो हमने प्रोसेस किया है, जब हमने रब किया, दो बॉडीज जिनको हम रब करते हैं उनमें से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और दूसरी बॉडी उनको गेन कर लेती है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब नेगेटिव चार्ज निकल गया, तो नेट उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए उस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। अब कौन सा लूज करेगा, कौन सा गेन करेगा? इस सिंपल सा फंडा है कि अगर मैं दो मटेरियल को कंपेयर करूं कि ये ए है, ये बी है, ए मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस बी के कंपैरिजन में वीक है, तो ये जल्दी लूज कर देगा और ये देर में करेगा। इसका मतलब ये जल्दी लूज करेगा तो ये गेन कर लेगा। जब हम दो मटेरियल्स को रब करते हैं तो कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन सा गेन करेगा, ये सिर्फ उनकी रिलेटिव नेचर पे डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट नहीं कह सकता। अगर मैं कहूं कि ए बॉडी और बी बॉडी को रब किया, ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसको मैं जनरलाइज कर दूं कि ए को जब भी मैं रब करूंगा, किसी से भी रब करूं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये गलत स्टेटमेंट है। वो डिपेंड कर रहा है जिन दो बॉडीज को रब किया जा रहा है उनमें आपस में कंपैरिजन करें कि किस में इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी टुवर्ड्स न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है, वो लूज जल्दी नहीं करेगा। जिसमें वीक होगी वो जल्दी लूज कर देगा। क्या ये बात क्लियर? तो सर ये जज कैसे करेंगे हम? यस सर। सर मतलब सर मेटल्स करेंगे जल्दी है बेटा? सर मतलब सर मेटल्स ये काम जल्दी करेंगे। मान लो मैंने दो डिफरेंट टाइप के मेटल ले लिए, तब सर एक नॉन मेटल और एक मेटल हो, बता सकते हैं ना? देखो, आपको कंपैरिजन करना है सिंपल। दोनों मेटल हो सकते हैं, दोनों नॉन मेटल हो सकते हैं, एक मेटल एक नॉन मेटल हो सकता है। दोनों मेटल की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी चेक करके आयनाइजेशन इंटेंसिटी से बता सकते हैं ना? नेगेटिविटी वो पोर्शन केमिस्ट्री का है और हमें यह जानने की जरूरत भी नहीं कि किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव, किसमें एफिनिटी ज्यादा है किसमें एफिनिटी कम है, हमें जानने की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर रब करेंगे तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर? ओके सर, यस सर, क्लियर है। यस सर। और इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है मैं अभी वो भी बता देता हूं। देखो जी, मान लो आपके पास कुछ ऐसा केस आता है कि ए बॉडी और बी बॉडी को मैंने आपस में रब किया। रब करने के बाद देखा कि ए पॉजिटिव बन रहा है और बी नेगेटिव बन रहा है। फिर मैंने क्या किया, बी बॉडी ली और एक नया मटेरियल ले लिया सी। जब इनको रब किया तो बी पॉजिटिव और सी नेगेटिव आ रहा है। पूछा गया कि अगर मैं ए और सी को आपस में रब करूंगा तो कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होगा? ए पॉजिटिव सी नेगेटिव। ए पॉजिटिव सी नेगेटिव। क्यों होगा ये समझ में आ रहा है? यस सर। यहां पर बी नेगेटिव था लेकिन यहां पर बी पॉजिटिव है। ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है। बिल्कुल, ए और बी को रब कर रहा हूं तो ए में इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी टुवर्ड्स न्यूक्लियस बी के कंपैरिजन में कम है,
इसलिए ए ने जल्दी लूज कर दिए, ठीक। लेकिन जब मैंने बी और सी को रब किया तो अब मुझे ए से मतलब नहीं, मुझे बी और सी को कंपेयर करना है। बी पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि बी में इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी टुवर्ड्स न्यूक्लियस सी के कंपैरिजन में कम है, लेकिन ए के कंपैरिजन में ज्यादा थी। लेकिन यहां पे रब करने पे सी के कंपैरिजन में कम है, तो बी जल्दी लूज करेगा सी के कंपैरिजन में। इसका मतलब बी पॉजिटिव हो जाएगा और सी नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस में ए बी सी का कंपेयर करूं तो मुझे समझ में आ गया कि सबसे कम अट्रैक्शन तो ए में है और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन सी में है और बी में उनके बीच में है। इसका मतलब अगर मैं ए और सी को रब करूंगा तो ए जल्दी लूज कर देगा सी के कंपैरिजन में। इसका मतलब ए पॉजिटिव और सी नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। यस सर। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। यस यस सर। यस सर। ये पहला प्रोसेस है किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करने का। प्रोसेस किया क्या हमने? बस इलेक्ट्रॉन या तो निकाले या डाल दिए, यही काम किया। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले और दूसरे में चले गए, जिससे निकले वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गई और जिसमें गए वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई। इजी? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरा प्रोसेस जो हमारे पास है दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। हम एक चार्ज बॉडी को, एक कंडक्टिंग चार्ज बॉडी को दूसरी कंडक्टिंग चार्ज अनचार्ज बॉडी के क्लोज लेके जाते हैं और उनको टच करते हैं, तो इनमें चार्ज शेयरिंग होती है। मींस कुछ चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, कुछ इस तरह से। तो कांटेक्ट की वजह से जब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उस प्रोसेस को नाम दिया चार्जिंग बाय कंडक्शन। बोल बेटा। सर मैग्नेट को आयरन के साथ ज्यादा वक्त छोड़ दे तो होता है ना? अरे बेटा वो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिटेंटिविटी। ये हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक वाले चैप्टर में। अभी हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, अभी हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहे, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। चार्जेस की वजह से जो आप कह रहे हो वो भी होता है कि किसी, अगर मैं कहूं भी एक मेरे पास बार मैग्नेट है, उसके साथ मैंने एक ऑल पिन लगा दिया, तो उस ऑल पिन के नीचे मैंने एक ऑल पिन और लटका दिया तो वो भी लटक जाता है कई बार। कभी देखा है ऐसा? यस सर। ऊपर वाले ऑल पिन को मैंने हल्के से पकड़ा और मैग्नेट हटा दी, लेकिन मैग्नेट हटाने के बाद भी उस ऑल पिन के साथ दूसरा ऑल पिन कुछ देर तक लटका रहता है। यस सर। ऊपर वाले ऑल पिन के पास भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई। ये एक अलग प्रॉपर्टी है, ये हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक में, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक के चैप्टर में। अभी हम बात कर रहे हैं चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर डेवलप हो रहा है उसके बारे में। सर एक बार चार्जिंग बाय कंडक्शन एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। बता देता हूं बेटा। ध्यान रखना है, चार्जिंग बाय कंडक्शन सिर्फ कंडक्टर्स में होगी, इंसुलेटर्स में नहीं। एक चार्ज कंडक्टर को अगर मैं एक अनचार्ज कंडक्टर के कांटेक्ट में लेकर आता हूं तो इसका चार्ज उस बॉडी में भी ट्रांसफर हो जाता है कुछ पार्ट में। अब कितना ट्रांसफर माइक ऑन है सर? है बेटा? तो किसी का माइक ऑन है तो बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। किसी का माइक ऑन है बेटा, प्लीज बोलने के बाद अपना माइक ऑफ कर दिया करें। अगर मैं किसी चार्ज कंडक्टर के कांटेक्ट में कोई दूसरा अनचार्ज कंडक्टर लेकर आता हूं तो उसका कुछ चार्ज दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन कितना ट्रांसफर होगा ये सिचुएशंस हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम पोटेंशियल्स पढ़ लेंगे। अभी ध्यान रखना है ट्रांसफर होता है, दोनों का चार्ज इक्वल नहीं हो जाता। नहीं बेटा, चार्जेस इक्वल होना जरूरी नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। सर ऐसा होता क्यों है? होता क्यों है बताऊंगा, ये सब रीजन आगे मिलेंगे जब हम पोटेंशियल्स वगैरह पढ़ लेंगे बेटा, अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लो। एक कंटेनर मेरे पास है इतना बड़ा सा, अच्छा खासा इसका नीचे का बेस है और मैंने इसमें यहां तक पानी भर दिया। मान लो इसमें मैं कहता हूं कि इतना बड़ा कंटेनर है और इतना सा पानी भरा, तो ये पानी लगभग 10 लीटर हो सकता है। बड़ा कंटेनर में कम हाइट तक आ सकता है 10 लीटर। साथ में मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब, उसमें मैंने यहां तक पानी भरा। अब टेस्ट ट्यूब तो बहुत पतली सी होती है, इसमें पानी आ गया मान लो 50 ml कर दिया, हायर साइड पे कर दिया 50 ml, और इन दोनों कंटेनर को मैंने नीचे एक पाइप से कनेक्ट किया। यहां पे पहले प्लग लगा हुआ था, एक ऐसे से पानी पड़ा हुआ था। अब मैंने ये प्लग रिमूव कर दिया, तो वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा?
ए से बी या बी से ए? ए से बी। ए से बी। ये ए और ये बी। सर ए से बी। जब तक दोनों का हाइट सेम नहीं हो जाती। हाँ, अब वाटर कंटेंट की बात करो, इसमें तो पहले से ही 10 लीटर पानी था और इसमें तो सिर्फ 50 ml ही था, इसमें कम था फिर भी उधर गया। प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, लेवल डिफरेंस कह सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जब हम दो बॉडीज को कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन किस तरफ होगा ये बात इस बात पे डिसाइड नहीं करती कि किसके पास चार्ज ज्यादा है, किसके पास चार्ज ज्यादा है, किसके पास चार्ज कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ता है किसका पोटेंशियल ज्यादा है और किसका पोटेंशियल कम है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है। अभी ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी क्योंकि पोटेंशियल ही नहीं पढ़ा हमने। जब हम पोटेंशियल पढ़ लेंगे तब ये और क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए तो आप सिंपल है बेटा। तो नेगेटिव चार्ज नहीं होता क्या ऐसा? नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर जाता है, नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता है अगर वो फ्री है मूव करने के लिए, और पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर पे आता है। अब क्यों होता है ऐसा, इसका रीजन भी चाहिए हमें। ये रीजन सब आपको आगे मिलेंगे जब हम फील्ड पोटेंशियल्स पढ़ लेंगे। आज तो हम सिर्फ बेसिक बातें कर रहे हैं। दो बॉडीज, स्केल और पेपर में भी तो यही होता है ना, स्केल को जब हम चार्ज बॉडी करते हैं तो पेपर में भी आ जाता है चार्ज। नहीं बेटा, पेपर तो इंसुलेटर है, कंडक्टर है। सर उसमें कांटेक्ट भी नहीं हुआ था स्केल और पेपर का, फिर भी पेपर तो इंसुलेटर है, उसमें इंडक्शन होता है। वहाँ पे तो सर वहाँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ना सर। पहली क्लास है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके जो क्वेश्चंस के आंसर है वो धीरे धीरे मिलेंगे। आपको जो सब कुछ एक साथ समझ में आ जाए तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। अभी मैंने इंडक्शन तो आपसे डिस्कस किया नहीं, तो मैं इंडक्शन को यूज कैसे कर लूं एक्सप्लेन करने के लिए, और उसका एक्सप्लेनेशन इंडक्शन से ही होगा कि स्केल ने पेपर्स को क्यों अट्रैक्ट कर लिया, उसका रीजन इंडक्शन है। लेकिन पहले इंडक्शन तो समझ लें है क्या। तो इसलिए अभी तो चीजें आप समझ लो कि ऐसे हैं, क्यों का रीजन धीरे धीरे मिलेगा। तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपको कई क्वेश्चंस का आंसर धीरे धीरे आज की क्लास में या अगली कुछ क्लासेस में मिलेगा। तो अभी तो समझते रहो, जहां आपको लगता है कि समझ नहीं आया मेरे से पूछ लो, मैं बता दूंगा कि रीजन अभी है या बाद में है। ठीक है? यस सर। बोल बेटा कुछ। सर जो इसमें सर ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में लाना होता है कि नहीं लाना होता? कंडक्शन के केस में दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगी तभी कंडक्शन होगा। आप कंडक्शन की बात कर रहे थे? हाँ जी सर। कंडक्शन का मतलब यही है जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आ रही हैं और चार्ज ट्रांसफर हो पा रहा है तभी मैं कहूंगा उस प्रोसेस को कंडक्शन। एक चार्ज कंडक्टर को अगर मैं एक अनचार्ज कंडक्टर के कांटेक्ट में लेके आता हूं तो एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है। इस प्रोसेस को नाम दिया गया है कंडक्शन। और ये कंडक्शन जो होगा ये सिर्फ कंडक्टर्स में ही होगा। इंसुलेटर में चार्ज मूवेबल नहीं होते। फ्री इंसुलेटर और कंडक्टर में डिफरेंस पता है सबको? यस सर, यस सर पता है। सबसे क्लियर है कि वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं उनको कंडक्टर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते उनको इंसुलेटर कहते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए चाहिए क्या? उस मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहना कंप्लीट नहीं है, फ्री चार्जेस। हो सकता है वो आयंस की फॉर्म में हो। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट्स में तो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। उनके मोशन की वजह से करंट पास हो जाती है। तो अगर कोई भी मटेरियल अगर उसमें फ्री चार्जेस हैं, मींस ऐसे चार्जेस जो मूव कर सकते हैं, मैं उसे कंडक्टर कहूंगा। और ऐसे मटेरियल जिनके अंदर के चार्जेस मूवेबल नहीं हैं, चार्जेस तो सब में है भाई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सभी में है, लेकिन वो अगर मूवेबल नहीं है तो मैं उनको इंसुलेटर कहूंगा। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। मैं दो बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आ रहा हूं, एक चार्ज और एक अनचार्ज। मान लो ये इंसुलेटर होती तो इसका चार्ज उसमें मूव ही नहीं कर सकता, तो चार्ज कैसे कर दूं इसको मैं? यानी कि एक इंसुलेटर को मैं कंडक्शन की हेल्प से चार्ज नहीं कर पा रहा। कंडक्शन के लिए दोनों बॉडीज का कंडक्टर होना बहुत जरूरी है। क्या ये क्लियर? यस सर।
यस सर क्लियर। Yes, sir. मैं अपना ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, फिर सुन लें। अगर एक चार्ज कंडक्टर को एक अनचार्ज कंडक्टर के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो एक चार्ज कंडक्टर से अनचार्ज कंडक्टर में एक चार्ज ट्रांसफर होता है। कितना ट्रांसफर होगा, किस लेवल तक होगा, ये आगे मिलेगा, ये आपके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इस पे बेस, लेकिन ट्रांसफर होता है। इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया कंडक्शन। ठीक, लेकिन यहां एक चीज और समझो, जैसे मैंने यहां पे दिखाया पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी और ये बॉडी थी अनचार्ज बॉडी, और मान लो ये दोनों सॉलिड कंडक्टर्स हैं, सॉलिड कंडक्टर्स, इनको कांटेक्ट में लेकर आए और कुछ देर के बाद जब मैंने इनको सेपरेट किया तो सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आ रही है कि दोनों में ही पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो इसमें जो चार्ज ट्रांसफर हुआ, चार्ज तो ट्रांसफर हुआ। अगर मैं इस बॉडी को कहता हूं ए बॉडी और इस बी बॉडी को इसको बी बॉडी कहता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि बी से ए की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ है, या बी ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे चार्ज की बात ना करूं, मैं आपसे पूछूं कि इस प्रोसेस में चार्ज पार्टिकल्स कहां से कहां ट्रांसफर हुए हैं, तो क्या आंसर होगा? बी से A to B, बी टू ए तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है। A to B, A to B, A to B, A to B ट्रांसफर हुए हैं चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ए टू बी हुआ है। बिल्कुल, और वो चार्ज पार्टिकल कौन से हैं? वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं चार्ज की बात करूं कि चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, वो मैं दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। सपोज देखो भाई, मान लो ये ए बॉडी और ये बी बॉडी, ए बॉडी पे कोई चार्ज नहीं था, बी पे सपोज 10 कूलम का चार्ज था, मान लिया। मैं कांटेक्ट में लेकर आया, कुछ देर में क्या हुआ, कांटेक्ट में लाके फिर मैंने सेपरेट किया, तो अब ए बॉडी के पास सपोज 2 कूलम का चार्ज है और बी बॉडी के पास 8 कूलम का चार्ज है। ऐसा पॉसिबल है? दो बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आए तो यहां से यहां कुछ चार्ज ट्रांसफर हो गया, ऐसा मान लिया। इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसा कह सकता हूं, एक स्टेटमेंट कि बी से ए में 2 कूलम चार्ज फ्लो कर गया। यस सर। मैं इसको इसकी बजाय ऐसा भी कह सकता हूं कि ए से बी में -2 कूलम फ्लो कर गया। यस सर। यस सर। ये स्टेटमेंट भी ठीक है और ये स्टेटमेंट भी ठीक है। चार्जेस की टर्म्स में तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि बी से ए 2 कूलम ट्रांसफर हो गया, सही है। अगर मैं कहूं कि ए से बी -2 कूलम ट्रांसफर हो गया, बात वो भी सही है। लेकिन अगर मैं पूछूं चार्ज पार्टिकल कहां ट्रांसफर हुए, अब सॉलिड कंडक्टर में जो मूवेबल चार्जेस होते हैं वो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आयंस या न्यूक्लियस या पूरा एटम वो मूव नहीं कर रहा, मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ट्रांसफर भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में गए होंगे, ए से बी या बी से ए? ए से बी। तो अगर मेरे से पूछा जाए भाई चार्ज पार्टिकल्स ये किस डायरेक्शन में गए हैं, वो ए से बी गए हैं और वो चार्ज पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन। ए टू बी क्यों सर? देख भाई, ए से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इनिशियली ए न्यूट्रल था और अब ए पॉजिटिवली चार्ज है। किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं। यस सर। इसने तो इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, तभी तो ये कंडीशन आई होगी। ठीक है ना? इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे बी को। अब इलेक्ट्रॉन तो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जब वो बी के पास जाएंगे तो उसका पॉजिटिव चार्ज पहले से कम हो जाएगा, वो कम हो रहा है। यानी कि अगर मैं चार्ज पार्टिकल्स की टर्म्स में पूछूं, अगर क्वेश्चन आ जाता है भाई चार्ज पार्टिकल कहां से कहां ट्रांसफर हुए, तो वो ए टू बी हुए हैं। लेकिन चार्ज कहां से कहां गया, ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। क्या ये बात क्लियर? सर यस सर। यस सर। ए जैसे पहले न्यूट्रल था और बी पे 10 कूलम था, तो एक केस ऐसा बन सकता है क्या ए पे -2 कूलम आ जाए और बी पे पॉजिटिव आ जाए और पॉजिटिव हो जाए? हाँ। वो जबरदस्ती करना पड़ेगा, कांटेक्ट में लाके तो नहीं हो सकता। वो जबरदस्ती तो करवा सकते हैं,
लेकिन अगर मैं इनको कांटेक्ट में लेके आऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कांटेक्ट में लाने के लिए आगे पढ़ोगे पोटेंशियल सेम होने चाहिए। वो पोटेंशियल सेम होने के लिए इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर करने के लिए दोनों पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तभी हो सकता है। ओके सर, पोटेंशियल सेम हो गया, फिर फ्लो कैसे होगा? फिर फ्लो नहीं होगा। अगर दो, अच्छा मान लो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, 2 कंटेनर लिए थे, पानी भर दिया था, दोनों में मैं लेवल सेम रख दूं और फिर पाइप से ज्वाइन कर दूं, तो क्या वाटर फ्लो करेगा? नो सर। नो सर। अगर 2 बॉडीज के पोटेंशियल सेम हैं तो उनको कांटेक्ट में लेके आएंगे तो चार्ज भी फ्लो नहीं करेगा। हाँ सर। ठीक लक्ष्य? सर ये परमानेंट इफेक्ट है फिर टेम्परेरी इफेक्ट है? सर आपने लास्ट पेज पे क्या पढ़ाया था? एक एक करके पूछो बेटा, एक एक करके। हाँ सर ये परमानेंट इफेक्ट है फिर टेम्परेरी इफेक्ट है? परमानेंट या टेम्पररी किस सिनेरियो में कह रहे हो आप? लाइक जैसे अब जो चार्जेस गए हैं वो अब लाइक वहीं पे रहेंगे या फिर अगर इन दोनों बॉडीज को अब मैंने अलग अलग कर दिया और कोई और चेंज नहीं कर रहा तो इनके पास रहेंगे। मैं कोई और प्रोसेस करता हूं तो हो सकता है कि मैं इस बॉडी के साथ कोई दूसरी बॉडी और कांटेक्ट में ले आऊं तो ये भी उसको ट्रांसफर कर देगा, तो पॉसिबल है। सर इन्हीं दो बॉडीज को वापस कांटेक्ट में ले आए फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉमन पोटेंशियल आ चुका है। अगर इसमें 2 कूलम और 8 कूलम आने पर चार्ज का फ्लो रुक गया था, अब मैं फिर से कांटेक्ट में ले आऊं, अब कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इनका पोटेंशियल सेम हो चुका था। ठीक है? और सिचुएशन अगर हम ऐसा सोचे कि बी वाले का पहले से ही लो था पोटेंशियल, तब वो क्या इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसके पास जाएंगे नहीं, ए के पास? अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मुझे नहीं पता चार्जेस कितने हैं, यस सर, ये ए बॉडी और ये बी बॉडी, पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। ए का पोटेंशियल VA, बी का पोटेंशियल VB। आप कह रहे हो कि बी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल से कम है। यस सर। अगर मैं इनको कांटेक्ट में लेकर आता हूं, कंफर्म है कि पॉजिटिव चार्ज इसी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन ये पोटेंशियल किस रीजन से है, वो रीजन भी तो इनका चार्ज ही है। हाँ ठीक है सर, समझ गया। अरे चार्ज होगा तभी तो पोटेंशियल डिफाइंड होंगे, बिना चार्ज के पोटेंशियल भी डिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए अभी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, अभी सिंपल धीरे धीरे सब चीजें समझ में आएंगी। 2 बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, चार्ज शेयर हो सकता है, कांटेक्ट की वजह से जो चार्ज शेयर हो रहा है उस प्रोसेस को हमने नाम दिया है कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या ये क्लियर है? यस सर। क्लियर। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, वरना अपना माइक ऑफ रखें। सो जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दिया कि 10 कूलम डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या 5-5 में डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर वो 2 कंडक्टर बिल्कुल आइडेंटिकल शेप साइज के होते, आइडेंटिकल मटेरियल होता तो जरूर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता। साइज में भी फर्क पड़ता है उनका, ये हम देखेंगे। चार्ज जो फाइनली उनमें आते हैं वो उनके साइज पर भी डिपेंड करते हैं। और कोई डाउट किसी का? नेक्स्ट है इंडक्शन। कई बुक्स में लिखा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जरा समझें इसको क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि ये एक्चुअल में चार्जिंग बाय इंडक्शन स्टेटमेंट ही अपने आप में गड़बड़ है। देखिए जरा इंडक्शन होता क्या है, पहले तो उसको समझे। मेरे पास एक अनचार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी। इसके पास जब मैं चार्ज बॉडी लेकर आता हूं, दोनों ही कंडक्टर, इसका कंडक्टर होना जरूरी है, इसका कंडक्टर होना जरूरी नहीं है। जब मैं एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज कंडक्टर के पास लेकर आता हूं, तो उस मटेरियल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स जो लगेगा, इसकी वजह से वो मूव करना शुरू कर देंगे। अब फोर्स क्यों लगेगा, जरा इसको भी समझ लें बेटा। पहले तो मैं समझा देता हूं, फिर ये पिक्चर दिखाऊंगा आपको। सर हाँ बेटा। इसमें से कंडक्टर कौन सा होना चाहिए? जिसको चार्ज करना है हमें। ओके सर। मान लो मेरे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है, ये है कंडक्टर। कंडक्टर मतलब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर सकते हैं। अभी नेट डिस्चार्ज 0 है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। मैं इसके पास एक बॉडी लेकर आया, सपोज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले आता हूं। ये बॉडी कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इसमें चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। अब इसका पॉजिटिव चार्ज
इस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। यस सर। और इलेक्ट्रॉन तो मूवेबल है, वो तो मूव कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ आना शुरू कर देंगे लेफ्ट साइड में। यस सर। इलेक्ट्रॉन Yes, लेफ्ट sir. में आना शुरू करेंगे तो यहां पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। डेंसिटी ज्यादा यस सर। लेकिन इलेक्ट्रॉन जिन पोजीशंस को छोड़कर आए हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज भी तो आएगा। यस सर। यस यस सर। राइट। इस सर एक प्रोसेस बार दोबारा बता दो। फिर सुन लो, एक अनचार्ज बॉडी थी मेरे पास, एक अनचार्ज बॉडी थी, और मैंने क्या किया, उसके पास एक चार्ज बॉडी ले आया, मैंने मान ली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी उसके पास लेकर आया। ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज हैं उनको अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। यानी कि इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करना चाहेंगे, और वो तो फ्री है मूव करने के लिए, तभी तो मैं इसे कंडक्टर कह रहा हूं। तो वो इलेक्ट्रॉन जब इस साइड पर आएंगे तो यहां पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिन पोजीशंस को वो छोड़कर आ रहे हैं, अरे वहां पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। यस सर। यस सर। लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करता ना। है बेटा? सर पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता ना। बिल्कुल नहीं करता, लेकिन अब समझो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा ना। हाँ देख बेटा, ये बॉडी है, न्यूट्रल है, और ये एक बॉडी, ऐसा करता हूं कुछ चार्ज दे देता हूं, या आपको पॉजिटिव चार्ज बनाना है। चलो न्यूट्रल मान ली, और इस पे मान लिया मैंने पॉजिटिव चार्ज। जब मैं इनको कांटेक्ट में लेकर आया था तो इधर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हो गए थे, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो नहीं किया। मान लो इस पे 10 कूलाम का चार्ज था और इस पे 0 कूलाम का चार्ज था, और अब इस पे जो अभी एग्जांपल लिया था 8 कूलाम, और इस पे आ गया 2 कूलाम पॉजिटिव का। ऐसा हो सकता है कुछ टाइम के बाद? हो सकता है। यस सर। अब ये देखो, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इस बॉडी से इस बॉडी में 2 कूलाम का चार्ज फ्लो कर गया, यस सर। लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं करता। लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं करता, तो फ्लो कैसे कर गया? तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। बिल्कुल वही काम तो यहां भी हो रहा है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान से देखो, जो ये नेगेटिव चार्ज आया था, एक एक करके लेते हैं। यहां पर एक एटम था जिसपे जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, न्यूट्रल था। इसके अट्रैक्शन की वजह से इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज, तो जहां पे वो छोड़ के आया है वो पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन। यस सर। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा। यस सर। क्या क्लियर है ये कंफ्यूजन कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो नहीं कर रहे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो कर सकता है। जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, मैं एज्यूम कर सकता हूं कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर मैं चार्ज पार्टिकल की बात करूं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहे हैं, न्यूक्लियस फ्लो नहीं कर रहा। अजय बेटा, हाँ ये माइक ऑफ कर लिया करो बेटा। तो फिर समझ लो बेटा कि जैसे ही मैं, किसी का माइक ऑन है, देवांश। एक अनचार्ज बॉडी के पास अगर मैं चार्ज बॉडी लेके आ रहा हूं तो इस अनचार्ज बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, यहां नेगेटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो गया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप होगा, क्योंकि इस बॉडी से ना तो मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं ना इलेक्ट्रॉन दिए हैं। मींस इस बॉडी पे तो नेट चार्ज जितना पहले था अब भी रहेगा, पहले तो 0 था, यानी कि अब भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब इस साइड पे जितना नेगेटिव चार्ज आया है एग्जैक्टली उतनी ही क्वांटिटी का पॉजिटिव चार्ज यहां होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन यानी कि इसमें हमने चार्जेस इंड्यूस कर दिए, सेपरेट कर दिए, चार्जेस को सेपरेट कर दिया, कह सकते हैं ऐसा? यस सर। अब अगर मैं इस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दूं,
इस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दूं। आप इसको अभी सिंपल इस तरह सोच सकते हो, इसका रीजन और अच्छा रीजन तो आगे मिलेगा, लेकिन अभी इस तरह से सोच सकते हो कि इस बॉडी के पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल हो रहे थे, लेकिन वो इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, तो यहीं पे आके रुक गए, इससे ज्यादा दूर तो जा नहीं सकते। लेकिन मैंने जैसे ही इसको अर्थ से कनेक्ट किया, इसको अर्थ से कनेक्ट किया, इसके पॉजिटिव चार्ज को और दूर जाने के लिए एक रास्ता मिल गया। यस सर। तो ये पॉजिटिव चार्ज किससे कनेक्ट किया? अर्थिंग, अर्थ से बेटा, इसे ऐसे सिंबल को हम कहते हैं अर्थिंग करना। ये अर्थ मान लो, अर्थ हम एक ऐसी बॉडी एज्यूम करके चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की टर्म्स में कि उसको जितना मर्जी चार्ज दे दो, उससे जितना मर्जी चार्ज ले लो, उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता, उसका पोटेंशियल 0 का 0 रहता है। ये सब चीजें आगे मिलेंगी, पहली क्लास थोड़ी सी ऐसे ही जाएगी क्योंकि कई चीजें आपको एज्यूम करनी पड़ रही हैं अभी। अर्थ हम एक ऐसी बॉडी लेते हैं जिसको जितना मर्जी चार्ज दे दो, जितना मर्जी चार्ज ले लो, उसका पोटेंशियल 0 रहता है। अब जैसे ही मैंने अर्थ से कनेक्ट किया, अब इस पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करोगे तो मुश्किल आएगी क्योंकि पोटेंशियल पड़ा नहीं है। अब इसको इस लॉजिक से समझ सकते हो अभी कि ये पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा था, पहले बाउंड्री यहीं तक थी, इससे बाहर जा नहीं पा रहा था। मैंने कंडक्टिंग वायर से इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, यानी कि चार्जेस को दूर मूव करने के लिए एक रास्ता मिल गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम इसमें से अर्थिंग रिमूव कर देते हैं, यानी कि ये बॉडी हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, ये बॉडी जिसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया और हमने अर्थिंग हटा दी। अर्थिंग हटाने के बाद अगर मैं इस बॉडी को भी हटा लूं तो ये नेगेटिव चार्ज इस पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मींस ये बॉडी जो पहले न्यूट्रल थी अब नेगेटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो गई। यस सर। यस सर। ये बॉडी है बेटा। कंसेप्ट एक बार सर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में समझा दो कि लाइक जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैसे जाता है ग्राउंड में। मैं बताता हूं एक्चुअल में इस प्रोसेस में क्या हुआ होगा, यहां के पॉजिटिव चार्ज अर्थ में कैसे गए। एक्चुअल में अर्थ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां आए होंगे जिसने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया होगा। अच्छा ठीक है सर। एक्चुअल में ये हुआ होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो अब उस दूसरी तरीके से सोचोगे कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा था, वो दूर चला गया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो एक्चुअल में मूव ही नहीं कर सकते, मूव तो इलेक्ट्रॉन ने करना है। तो एक्चुअल में अर्थ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां आए हैं जिन्होंने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया है। सर। हाँ बेटा। सर तो उसे एनर्जी कैसे दी जिससे इलेक्ट्रॉन ऊपर आए? वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में आएगी, वो एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में आएगी, जो आगे मिलेगा आंसर। ओके सर। कोई और क्वेश्चन? सर मतलब इस प्रोसेस से हम सिर्फ नेगेटिवली चार्ज बना सकते हैं? नहीं, मैंने पॉजिटिव चार्ज बॉडी ली तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई। अगर मैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले रहा हूं तो मैं इसे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाऊंगा। नेगेटिवली चार्ज बॉडी को मैं एक अनचार्ज बॉडी के पास लेकर आया तो उसमें ऐसे चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। भाई इस नेगेटिव से पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे। तो सर वो इलेक्ट्रॉन्स को हटाएंगे कैसे जो इसमें जनरेट हो गए? हाँ, अब मैं इसको अर्थिंग कर दूंगा। जैसे ही अर्थिंग करूंगा ये सारा नेगेटिव चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। तो ये हमेशा के लिए कोई भी चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं? अनचार्ज एक एक करके। हाँ अनचार्ज। जो सर अनचार्ज बॉडी होती है वो कंडक्टर होता है ना? कंडक्टर। अगर वो कंडक्टर नहीं होती तो ये अर्थिंग वाला प्रोसेस तो हो ही नहीं सकता। यस सर, वही पूछा था। मैंने स्पेशली लिखा है ऊपर कि ये कंडक्टर होना जरूरी है। और सर दूसरी वाली पेपर बॉडी वाला केस कैसे पॉसिबल होता है? कौन सा केस बेटा? सर कॉमन पेपर वाला। अभी बता रहा हूँ बेटा। था लेकिन सर जो दूसरा बॉडी वो अगर कंडक्टिंग नहीं हो तो दूसरी प्रॉब्लम बॉडी नहीं होगा? ये कंडक्टर हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये चार्ज बॉडी होनी जरूरी है। ये ऐसी चार्ज बॉडी जो इसमें चार्जेस में को सेपरेट कर सकती है, इसमें इंडक्शन प्रोसेस को कर सकती है। तो ऐसे अगर वो इंसुलेटर वो हुआ तो सर वो तो इंड्यूस नहीं कर पाएगा ना? अगर ये इंसुलेटर हुआ हाँ सर। हाँ। क्यों नहीं कर पाएगा? अगर इस पे चार्ज है, भाई इस बॉडी को क्या मतलब कि वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है?
इस चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन्स को तो मतलब है कि वहां पे कौन सा चार्ज है, वो उससे अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे, और वो मूव कर सकते हैं, तो मूव क्यों नहीं करेंगे? हाँ ओके सर। वो कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या मतलब? इसके इलेक्ट्रॉन तो मूवेबल है। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो रिपेल होके पीछे आ जाएंगे, अगर वो पॉजिटिव चार्ज होता तो अट्रैक्ट होके आगे हो जाते। यस सर। सर हाँ बेटा, ये जो बॉडी चार्ज हुई है हमेशा चार्ज रहेगी या फिर थोड़ी देर के लिए रहेगी केवल? हमेशा चार्ज हो जाएगी अगर आप कुछ और चेंजेस नहीं करते। अभी बताता हूं उसके बारे में। आपने अर्थिंग कर दी, ये चार्ज चला गया, फिर आप अर्थ को रिमूव करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म वो उसकी शेप पे डिपेंड करता है। मैंने स्फेरिकल ली है तो यूनिफॉर्म होगा, यानी कि ये अनचार्ज बॉडी अब एक चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो गई है। एक अनचार्ज बॉडी एक चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो गई है। इस प्रोसेस को बुक्स में लिखा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। लेकिन ध्यान से सोचो तो इंडक्शन ने तो सिर्फ चार्जेस को सेपरेट किया था, अल्टीमेटली इसको चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कैसे किया? अर्थिंग से, फ्लो करा के, अर्थिंग से मींस कांटेक्ट में लाकर। यस सर। कांटेक्ट में लाके जो प्रोसेस होता है उसे तो कंडक्शन कहते हैं। तो इंडक्शन से कैसे चार्ज हुआ? बीच में तो कंडक्शन यूज हो रहा है। लेकिन एग्जाम में आता है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो यही एक्सप्लेन करोगे। क्लियर है? यस सर। एक्चुअल तो कंडक्शन ही है भाई। ये ना लगाता तो चार्ज फ्लो नहीं करता, मैं हटा देता, ये फिर से कंबाइन हो जाते। आप इस चीज को समझो फिर से। मान लो ये चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज ले लेता हूं इस बार, इसके साथ मैंने एक अनचार्ज कंडक्टर रखा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हुए, यहां नेगेटिव चार्ज इससे रिपेल हुए, दूर दूर हो गए। मैंने कनेक्शन दिया ही नहीं, अर्थिंग की नहीं, और मैंने इसको हटा लिया, तो क्या होगा? ये फिर से जीरो। अरे ये तो आपस में तो अट्रैक्ट करेंगे, फिर से न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि एक्चुअल में तो फ्लो कराना पड़ेगा। अब एक चीज और देखो, अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी थी और मैंने अर्थिंग कर दी, अर्थिंग करते ही ये नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यस सर। यस सर। अब मैंने एक गलती कर दी। एक गलती क्या कर दी? अर्थिंग हटाने से पहले ही इस बॉडी को हटा दिया। ये बॉडी जो यहां पे नेगेटिव चार्ज था, अर्थिंग लगी हुई थी, और इस बॉडी को यहां से रिमूव कर दिया, हटा दिया। अब क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज सिर्फ वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। ये भी अर्थ में चला जाएगा, ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगी, ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगी। तो ये चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए इस स्टेप से पहले आपको अर्थिंग हटानी पड़ेगी। पहले अर्थिंग हटाओ। दोबारा बताना ये वाला कैसा आएगा और ऊपर से नीचे जाएगा। एक एक करके मैं दोबारा बताता हूं। दूसरा बच्चा क्या पूछ रहा था? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ इस समय तो ऊपर से नीचे भी इलेक्ट्रॉन जाएगा और नीचे से ऊपर भी इलेक्ट्रॉन आएगा। पहले ऊपर से नीचे गया नेगेटिव। अच्छा, मैंने चार्ज उल्टा लिख दिया था यहां पे, तभी मैं कहूँ दो बार कैसे हो गए। ये इसमें अर्थिंग की थी तो ये नेगेटिव चार्ज चला गया था, यहां पॉजिटिव चार्ज बचा था, और मैंने इस बॉडी को रिमूव कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज भी अर्थ में चला जाएगा, मींस इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वही, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन गए थे, इसे हटाते ही इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, फिर से न्यूट्रल कर देगा। अब ये समझिए बेटा कि पहले इंडक्शन से हमने चार्जेस को सेपरेट किया, अर्थिंग करके एक पर्टिकुलर टाइप के चार्ज अर्थ में चले गए। अब मैं अगर इसको चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो पहले आपको ये अर्थिंग रिमूव करनी पड़ेगी, अर्थिंग को रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद इस बॉडी को हटाना है, तो ये चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट होके इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बना देगा। लेकिन अर्थिंग को हटाए बिना अगर आपने इस बॉडी को हटा लिया, अरे ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर? क्लियर है सर। इंडक्शन में कहीं किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। 3 बेसिक प्रोसेस हमने पढ़े हैं किसी बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करने के। पहले फ्रिक्शन की वजह से, दूसरा कंडक्शन, तीसरा इंडक्शन। क्या ये तीनों क्लियर हैं? यस सर, क्लियर है। और बेसिक चीजें हैं जिसकी डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, बस वो सुन लें, ज्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में उसकी नहीं है।
अरे दोनों बॉडी अट्रैक्ट करके ज्वाइन भी तो हो सकती हैं। भाई मैं मूव ही नहीं करने दे रहा हूं उनको। ये कंडक्टर, ये इंसुलेटर, ये एक चार्ज बॉडी पास लेके आया और फिर दूर कर दिया। छोड़ दूंगा क्या होगा, वो तो बाकी सब फोर्सेस पे भी डिपेंड करेगा। मान लो चार्जेस भी हैं लेकिन ग्रेविटी भी लग रही है, छोड़ दूंगा तो नीचे गिर जाएंगे, पास ही आएंगे, ये भी जरूरी नहीं है। तो वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बेटा मैं उनको पास आने नहीं दे रहा, टच ही नहीं करने दे रहा उनको। हाँ बेटा। सर लाइक जब आपने अर्थिंग अभी भी कर रखी है जैसे इस वाले डायग्राम में सर, लेकिन तब भी वो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, तब क्यों नहीं हो रहे फिर वो? ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस नेगेटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को रोक रखा है। अगर इसी सिचुएशन में आपने ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बॉडी हटा दी तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन पहले अर्थिंग हटाओ और फिर उस बॉडी को हटाओ तो ये सिचुएशन आ जाएगी। हाँ बेटा। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे कि अगर सारा चार्ज जो है वो अर्थिंग में चला जाए और फिर हमने अर्थिंग हटा दी, फिर अगर उसके पास कोई चार्ज बॉडी लाएंगे तो सर उसके अंदर फिर चार्ज जनरेट कैसे होगा? सारा चार्ज तो सर अर्थ में चला गया। ऐसा सैचुरेशन कभी आता नहीं है बेटा। अगर एक मान लो मैं एक छोटा सा पीसी ले लूं, ये मेरे पास मान लो ये कंडक्टर है, मैं इसके पास एक चार्ज बॉडी लेकर आता हूं, उसके पास सपोज 1 कूलम का चार्ज है, इसमें चार्जेस सेपरेट हुए, मान लो पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज है तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इस बॉडी के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए या इधर आ गए, सब चार्जेस सेपरेट नहीं हुए, अंदर और भी हैं, कुछ ही चार्ज सेपरेट होता है। कितना सेपरेट होता है ये भी आगे आएगा, अभी नहीं, सारा चार्ज सेपरेट नहीं होता। एक चीज और देखो बेटा, इसमें जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग समझो। मान लो ये बॉडी मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और मैं एक न्यूट्रल बॉडी उसके पास लेकर आया, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। यस सर। मैंने इसके चार्ज को बढ़ाया, इसके चार्ज को बढ़ाया तो यहां नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। अरे बढ़ा कैसे? अंदर और भी हैं, वो भी सेपरेट हुए इसलिए बढ़ा। अब और बढ़ाओ, और बढ़ेगा। इसका सैचुरेशन लाने के लिए, सैचुरेशन मतलब कि सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएं। अरे बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ज्यादा चार्ज यहां देना पड़ता है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अभी भी बहुत सारे अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे। उनका रीजन कुछ और है, उनका रीजन इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई वो होता है। तो ये चीजें धीरे समझ में आएंगी। अभी एक्चुअली में सारा चार्ज सेपरेट नहीं हुआ, आप इसको स्ट्रॉन्ग करते जाओ, ये इंडक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। क्लियर? इससे पहले जो हमने चार्ज किया, उसके बाद उसके पास हम एक और नेगेटिव बॉडी लिया है, तब क्या होगा? मतलब आप कह रहे हो पहले मैं चार्ज बॉडी को कौन सी लूं? पॉजिटिव। हाँ सर। एक को मैंने पॉजिटिव लिया, एक न्यूट्रल थी, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव आया। अब अर्थिंग कर दी? हाँ सर। कर दी अर्थिंग भाई, हमने अर्थिंग की तो ये पॉजिटिव चार्ज तो चला गया अर्थ में। अब क्या कह रहे हो? सर उसके बाद अर्थिंग हटा दी, ओनली पॉजिटिव का जो बॉडी लाए थे इसको भी हटा दिया, नेगेटिव बॉडी लिया है इसकी जगह। इसके हमने ये भी हटा दी और फिर ये भी हटा दी, तो ये नेगेटिव चार्ज पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ सर। उसके बाद हम एक और नेगेटिव बॉडी लिया है इसके पास। इसके पास अब मैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले आया, तो क्या होगा कि इसमें यहां पर अगर मैं नेगेटिव लेके आता हूं, ये पहले का ही सिचुएशन है, लाने के बाद क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव और यहां ज्यादा नेगेटिव बिल्कुल होगा। लेकिन ये अंदर जो रिमेनिंग जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी आ जाएगा सामने। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहां पे आपको पॉजिटिव नजर ही आए, हो सकता है यहां पे थोड़ा कम नेगेटिव और यहां ज्यादा पॉजिटिव। यस सर। इस नेगेटिव चार्ज बॉडी से ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे, कुछ इधर आए, सारे नहीं आ पाए, कुछ बच गए यहां पर, ऐसा भी पॉसिबल है। और हो सकता है ये स्ट्रांग हो तो सारे चले जाए, कुछ एक्स्ट्रा भी चले जाए और यहां पॉजिटिव आ जाए, ये भी पॉसिबल है। सर अगर हम एक न्यूट्रल बॉडी पे दो डिफरेंट डायरेक्शन से सेम चार्ज की बॉडी ले आए, अब वो चीजें हम आगे सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। अभी मैं एग्जैक्टली सेम कह दूं तो वो बहुत मुश्किल है बेटा, वो पोटेंशियल से ही हम लैक हो रहा है वीडियो में।
वीडियो लैग कर रहे हैं। थोड़ा बहुत लैग बीच में हो रहा है। सर प्रोटॉन सर मूव कैसे कर सकते सर? प्रोटॉन मूव नहीं कर रहे बेटा, किसने कहा प्रोटॉन मूव कर रहे हैं? सर आपने कहा ना सर अर्थ में जा रहे हो। मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में जा रहा है, मैंने प्रोटॉन नहीं कहा। पॉजिटिव चार्ज अर्थ में जा रहा है, इसका मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से उस बॉडी में आ रहे हैं। दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान रखना इन स्टेटमेंट्स का। चार्ज का मोशन और चार्ज पार्टिकल का मोशन, दो अलग चीजें हैं ये। ओके सर। वीडियो लैग कर रहा है। ओके सर। ये क्या सबके पास वीडियो लैग कर रहा है? नहीं सर, हमारा ठीक है। थोड़ा सी कोशिश मेरे करो। में भी कर रहा है सर, वीडियो ऑडियो दोनों ही लग कर रहा है। यस सर मेरे भी हो रहा है। जिनके यहाँ पे हो रहा है इसका मतलब वो अपने मेरे भी हो रहा है, मेरे भी हो रहा है। जिनके भी हो रहा है वो अपने घर में इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी बढ़वा लें, क्योंकि सबके नहीं हो रहा। इसका मतलब ट्रांसमिशन में तो दिक्कत नहीं है, रिसीविंग एंड में दिक्कत है। तो अपने यहाँ पे नेट की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करवा लें बेटा। तो वाईफाई है, सही है फिलहाल। सर मेरे भी वाईफाई है। अरे वाईफाई तो है, वाईफाई की एक स्पीड भी तो होती है। सर स्पीड अच्छी बट रिसीविंग में सर हो रही है। लेकिन बाकियों की नहीं हो रही, काफी की तस्वीर भी रिजॉइन कर लो। चल सर हाँ बेटा, आपने बोला था जो इंडक्शन में एक कंडक्टर होना चाहिए, लेकिन स्केल और पेपर वाले में दोनों इंसुलेटर हैं सर। हाँ तो उसमें चार्ज नहीं बनाया। अब वो कैसे होता है वो समझा रहा हूं अभी मैं। अब हमने ये पढ़ा है कि एक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, हाँ या ना? क्या सर? एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव भी रिपेल करते हैं। यस। लेकिन एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करती है, और उसका रीजन है इंडक्शन। कैसे? अब समझो इस चीज को। मान लो मेरे पास यहां पे एक चार्ज बॉडी है और इसके पास मैं एक अनचार्ज बॉडी लेकर जाता हूं, तो बाय इंडक्शन इसके इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। यस सर। यस सर। अब यहां देखो, इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगा। यस सर। यस सर। और इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होगा। यस सर। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा या रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होगा? लॉजिकली अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। प्रिया आपके माइक से बहुत आवाज आ रही है। हाँ कुछ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। नहीं कह क्यों नहीं सकते? वैसे तो हम कुलम्स लॉ में पढ़ेंगे कि फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, लेकिन लॉजिकली सोचो कि अगर ये -1 कुलाम चार्ज है तो ये +1 कुलाम चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज तो सेम क्वांटिटी के होंगे। यस सर। और ये कुछ भी मान लो, मान लिया ये भी 1 कुलाम चार्ज मान लिया सपोज, तो यहां 1 कुलाम और 1 कुलाम के बीच में अट्रैक्शन डिस्टेंस कम है, यहां 1 कुलाम और 1 कुलाम में रिपल्शन डिस्टेंस ज्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होना चाहिए लॉजिकली? अट्रैक्शन। इन दोनों बॉडीज बिल्कुल अट्रैक्शन होगा। मींस इन दो बॉडीज में इफेक्टिवली तो अट्रैक्शन होगा। देखा जाए तो ये बॉडी अपने आप में पूरी तरह से न्यूट्रली तो है, जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है। चार्ज कहां है इसमें? नेट। यस सर। तो एक चार्ज बॉडी हमेशा एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। नोट कर लो अपने पास ये पॉइंट। सर अगर ये इंसुलेटर हुआ जो न्यूट्रल है वो इंसुलेटर हुआ तो भी होगा। ये इंसुलेटर हो कंडक्टर हो दोनों केस में होगा। अब इंसुलेटर में ये इंडक्शन कैसे होता है ये हम आगे सीखेंगे पोलराइजेशन के प्रोसेस से। ये कंडक्टर हो इंसुलेटर हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमेशा अट्रैक्शन होगा। और यही रीजन है वो प्लास्टिक के स्केल ने उन पेपर्स को अट्रैक्ट कर लिया था। प्लास्टिक के स्केल पे तो चार्ज आ गया था, पेपर्स न्यूट्रल थे चाहे वो इंसुलेटर थे, लेकिन उनमें चार्ज इंड्यूस होगा, इंडक्शन होगा। लेकिन इंडक्शन जो होगा उसका प्रोसेस होता है पोलराइजेशन की वजह से। डाइपोल जनरेट होते हैं उसमें, वो देखेंगे डिस्कस करेंगे। एक बार हम फील्ड वगैरह पढ़ लें तो ये चीजें समझनी बहुत आसान हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा पढ़ लें तो ये चीजें जल्दी समझ में आएंगी।
तो एक चार्ज बॉडी हमेशा एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ये स्टेटमेंट अपने पास नोट कर लें बेटा। इसमें क्वेश्चंस आ जाता है कि अगर हमें चेक करना है कि कोई बॉडी चार्ज बॉडी है या अनचार्ज बॉडी है, तो उसके लिए अट्रैक्शन फोर्स जो है ये सही पिक्चर हमें नहीं दिखाता। रिपल्शन जो है दैट इज द एक्चुअल टेस्ट टू चेक कि बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक ए बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, उसके पास मैं बी बॉडी लेकर आता हूं और इनमें अट्रैक्शन होता है, तो क्या कह सकते हो कि बी बॉडी पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। 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 न्यूट्रल नहीं अनचार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। नेगेटिव एंड न्यूट्रल बोथ। लेकिन अगर मैं कहूं कि ए बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, उसके पास कोई मैं सी बॉडी लेकर आया और ये रिपेल कर रही हैं, एक दूसरे को दूर धक्का दे रही हैं, तो मैं कह सकता हूं कि इस पे कंफर्म पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी कि रिपल्शन जो है दैट इज द एक्चुअल टेस्ट। क्या टेस्ट करने के लिए कि बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, उस पे कैसा चार्ज है। अट्रैक्शन से मैं कुछ नहीं कह सकता कि उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, वो बॉडी न्यूट्रल भी तो हो सकती है। यस सर। यस सर। यस सर। थैंक यू सर। अभी तक जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। है बेटा? स्टेटमेंट रीड कर दो। कौन सी स्टेटमेंट? सर अ चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट्स। चार्ज बॉडी स्टेटमेंट थोड़ा न्यूट्रल बॉडी, वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी भी हो सकती है, नेगेटिव चार्ज बॉडी भी हो सकती है। हाँ बेटा। सर अगर कोई मतलब कोई बॉडी है उस पर कोई न्यूट्रल है और अगर हम उस पर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव वो तो अट्रैक्ट करेगा, और अगर उस पर कोई चार्ज है और अगर हम उसका सिमिलर चार्ज लाए तब वो रिपल करेगा। पर हम ये नहीं पता लगा सकते कि वो न्यूट्रल है या फिर वो कहते हैं न्यूट्रल नहीं हम पता लगा सकते। हाँ, रिपल अगर करेगा तो कंफर्म हो जाएगा कि दूसरी बॉडी में चार्ज सेम नेचर का है, लेकिन अट्रैक्शन हो रहा है तो पता नहीं चल रहा कि वो अपोजिट पोलरिटी की है या न्यूट्रल है, वो पता नहीं चलता हमें। तो अट्रैक्शन मतलब उन दोनों का रिजल्टेंट अट्रैक्शन है, रिपल भी हो रहा है अट्रैक्शन भी हो रहा है। अगर हम सर अपने चार्ज चेंज ही करते हैं सर रिपल्शन में भी तो हम लोग नहीं बता सकते हैं ना कौन से बॉडी में कौन सा चार्ज है सर। अगर दोनों ही बॉडी प्लस चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है तो वो भी तो नहीं बता सकते हैं। ये नहीं बता सकते, लेकिन ये तो हो सकता है कि चार्ज है या नहीं है, न्यूट्रल तो नहीं बता सकते। लाइक ही ना रिपल्शन तो सर सेम वाले में ही होगा, तो पता लग ही सकता है। बिल्कुल, लेकिन पहले का पता हो तो दूसरे का पता चलेगा ना। मतलब पहले का नहीं पता कि कौन सा चार्ज है तो दूसरे का नहीं पता चलेगा। हाँ ऑब्वियसली सर। सर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में अट्रैक्ट हो रहा है तो मतलब वो न्यूट्रल है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी से भी एक बॉडी अट्रैक्ट हो रही है, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी से भी अट्रैक्ट हो रही है, तो कंफर्म है कि वो न्यूट्रल होगी, तभी हो पा रहा है ऐसा। सर स्केल और पेपर के अट्रैक्शन का रीजन क्या था? देख बेटा, वो रीजन था इंडक्शन। वो रीजन ये आता है कि ये स्केल, इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास मैं पेपर लेकर आया तो पेपर पे यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो इनमें अट्रैक्शन हो जाएगा। पर सर आपने बोला था जो दूसरी बॉडी होनी चाहिए वो कंडक्टर होनी चाहिए। अगर मुझे उसे चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करना है तो कंडक्टर होने चाहिए। ओके सर। इंडक्शन जो है वो तो इंसुलेटर में भी हो सकता है। अगर मैं एक चार्ज बॉडी के पास एक इंसुलेटर लेकर जाऊं, इंसुलेटर, तो उसमें भी यहां पर नेगेटिव और यहां पॉजिटिव इंड्यूस होगा, लेकिन अगर मैं अर्थिंग करूंगा कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ऐसे ही रहेगा। अब ऐसे ही रहेगा तो मैं इसे चार्ज बॉडी में कैसे कन्वर्ट करूं? नेट चार्ज तो 0 का 0। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। इंडक्शन का प्रोसेस कंडक्टर में भी होगा, इंसुलेटर में भी होगा। यही पिक्चर मैं नीचे बनाऊं और मैंने अब ले लिया कंडक्टर और इसको अर्थिंग भी कर रखी है, तो यहां नेगेटिव होगा और पॉजिटिव ग्राउंड में जा चुका होगा, लेकिन इसमें नहीं जा पा रहा क्योंकि ये इंसुलेटर है।
अब ये कंडक्टर लेने का मेन रीजन यही है कि उसकी अर्थिंग आराम से अर्थिंग कर सकता है कंडक्टर। हाँ, कंडक्टर को अर्थिंग करने से उसका चार्ज फ्लो कर सकता है, या तो उससे अर्थ में या अर्थ से उसमें, लेकिन इंसुलेटर में तो फ्लो ही नहीं कर सकता। मैं अर्थिंग करूं ना करूं ये तो ऐसे ही रहेगा, और मैं ये हटाऊंगा ये फिर से जीरो हो जाएगा। यहाँ तो कंडक्शन ही नहीं होगा। इंडक्शन तो, हाँ कंडक्शन नहीं होगा। इंडक्शन तो कंडक्टर में भी होगा, इंसुलेटर में भी होगा, लेकिन कंडक्शन वो तो सिर्फ कंडक्टर में ही होगा। यस सर। और बिना कंडक्शन के मैं चार्ज बॉडी कैसे बना दूं? होगा ही। यस सर। क्या क्लियर ये बात? क्लियर है सर। चार्ज जीरो रहेगा इंडक्टर। यस सर क्लियर। यस सर। सर जब हम स्केल को बालों पे रब करते हैं तब वो स्केल तो इंसुलेटर है, वो कैसे चार्ज हो जाता है? मेरे बेटे, दो बॉडीज को रब कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था, रबिंग का प्रोसेस क्या होता है कि एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और दूसरी फ्रिक्शन से लूज करेगी और दूसरी कर लेगी। अब हमने जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरी बॉडी में डाल दिए। आप दो इंसुलेटर को टच कर दो, कुछ नहीं होगा। रब करो, एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ला रहे हो, फ्री कर रहे हो, मूव करके दूसरी बॉडी में आ गया, तब चार्ज इंड्यूस हुआ। इंसुलेटर में जबरदस्ती चार्ज देना या जबरदस्ती चार्ज निकालना पड़ता है। कंडक्टर में तो मूवेबल है। सर तो इंडक्शन में भी कंडक्शन होता है। तभी तो मैंने कहा कि लिखा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, लेकिन बिना कंडक्शन के वो चार्ज ही नहीं हो पा रहा बेचारा। जब तक कंडक्शन कराओगे नहीं, चार्ज कैसे बनेगा इसमें नेट? यस सर। लेकिन अगर एग्जाम में आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन एक्सप्लेन करो, तो यही करना है, नंबर तो चाहिए। ठीक है भाई। सॉलिड में चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सॉलिड कंडक्टर में करते हैं चार्ज पार्टिकल्स के फॉर्म में। तो कहीं ऐसी स्पेस है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन्स जो है वो चार्ज पार्टिकल की तरफ मूव करते हो? प्रोटॉन्स नहीं, आयंस मूव करते हैं। गैसेस में आयंस मूव करते हैं, जो कंडक्टिंग गैसेस होती हैं, या इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं तो उसमें चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो आयंस होते हैं, प्रोटॉन नहीं होते। सर प्रोटॉन मूव क्यों नहीं कर सकता? अरे अगर प्रोटॉन मूव करेगा, निकल गया, मान लो एक प्रोटॉन निकल गया, तो वो एटम की अपनी जो नेचर है वो चेंज नहीं हो गया। कार्बन तो कार्बन रहा ही नहीं अब। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियस ही नहीं, न्यूक्लियस ही चेंज कर दिया आपने, एक प्रोटॉन निकाल लिया। कार्बन में, अच्छा कार्बन में कितने न्यूक्लियस होते हैं? सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। अब एक प्रोटॉन निकाल लो, क्या वो कार्बन है? प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। अरे अच्छा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, अभी भी कार्बन है। यस कार्बन आयन हो जाएगा। उसके लिए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। आयंस बन जाएगा, लेकिन रहेगा तो कार्बन ही। प्रोटॉन मूव नहीं करेंगे, मूव करेगा तो आयन या इलेक्ट्रॉन। सॉलिड कंडक्टर के अंदर जो मूवेबल चार्जेस होते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलाइट्स में जो होते हैं दैट इज आयंस। अगर मैं कंडक्टिंग गैसेस की बात करूं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और फ्री आयंस भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। ठीक है? यस चलो जी। अपन ने जो स्केल ली, तो इसमें जब वो इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो अपन ने जब वापस हटाई तो इसमें तो रह गए वो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये चार्ज बॉडी बन गई। अब किसकी बात कर रहे हो? स्केल की। स्केल में तो चार्ज था। अगर स्केल को आपने, हाँ स्केल को जो आपने नेगेटिव आ गया ना, नहीं स्केल को जब आपने रब किया था, स्केल को जब रब किया था तो उसमें चार्ज आ गया था। यस सर। चार्ज की वजह से पेपर्स अट्रैक्ट हुए, तो इंसुलेटर ले लेगा, मतलब पेपर्स तो इंसुलेटर हैं। यस सर। पेपर्स का चार्ज तो स्केल में अपने आप ही जाएगा। यस सर। तो वो ऐसे अट्रैक्ट करता रहेगा, बस क्यों जाएगा, ट्रांसफर कैसे होगा? पेपर्स के पास अपना इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, वो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, चिपके हुए पेपर्स हमेशा चिपके हुए रहेंगे हैं, हमेशा चिपके हुए रहेंगे, फिर वो हमेशा चिपके हुए रहेंगे अगर ये चार्ज लीक ना कर दे तो। चार्ज लीकेज भी होती है कुछ चीज, हाँ लेकिन इन प्रैक्टिकल तो वो लीकेज हो जाता है। बिल्कुल होता है, एयर के थ्रू हो जाता है। एयर भी एक्चुअली में इंसुलेटर है, लेकिन चार्ज थोड़ा थोड़ा फ्लो करता है, कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं उसको हम। विंड फ्लो कर गई तो हो जाता है। लाइटनिंग होती है, देखिए भी लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब क्या होता है, इसमें एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है? चार्ज बाय फ्रिक्शन। तो ऊपर क्लाउड्स में चार्ज आ जाता है और
पे नेगेटिव में भी चार्जेस नीचे आ जाते हैं। क्लाउड्स में बहुत सारा चार्ज आ गया, अर्थ से और क्लाउड के बीच में जो गैप है उसमें भरी हुई है पूरी एयर, और एयर है अच्छी खासी इंसुलेटर। लेकिन जब चार्ज बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है तो बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बीच की एयर को आयनाइज करती हुई चार्ज जो है वो ग्राउंड में ट्रांसफर होता है, और जब एयर आयनाइज हो रही होती है तब स्पार्क प्रोड्यूस होता है, वो हमें लाइटनिंग नजर आती है। कभी आर्क वेल्डिंग देखी है होते हुए, वेल्डिंग जो सड़कों पे होती है, उसमें एक इलेक्ट्रोड होता है और जिसको वेल्ड करना होता है उसके बीच में एक छोटा सा गैप रखती है। इलेक्ट्रोड चिपक गया तो वेल्डिंग नहीं होती, वो जो छुड़ाना पड़ता है उनको। इलेक्ट्रोड और जहां पे वेल्डिंग करनी है उसमें छोटा सा गैप होता है बीच में एयर, और एक अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है। ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बीच की एयर को आयनाइज करती है। जब वो एयर आयनाइज होती है तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। वही हीट इस इलेक्ट्रोड को मेल्ट करती है, और ये मेल्टेड इलेक्ट्रोड उस जॉइंट में जाके गिरता है, और फिर वहां पे जब ठंडा होता है तो जॉइंट को चिपका देता है। एक्चुअल में किसी भी इंसुलेटर से अगर हमें चार्ज को फ्लो कराना है तो हमें बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, उसको आयनाइज करना पड़ेगा। आयंस बन जाएंगे तो वो चार्ज फ्लो कर सकता है उसमें। सर उस चिंगारी से हमें नुकसान हो सकता है? किससे? सर जो चिंगारी से वेल्डिंग मशीन में होती है। बिल्कुल नुकसान होता है, बिल्कुल होता है। आप गलती से कर मत देना, वैसे तो कभी ना कभी करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग में जाओगे, फर्स्ट सेमेस्टर में वेल्डिंग भी करनी पड़ेगी, और हमने भी की थी, एक्सपीरियंस नहीं था, देख के की कोई बात नहीं, लाइट ही तो आ रही है, सारी रात नहीं सो पाए, इतनी दर्द हुई आंखों में। मतलब वो उसकी रेडिएशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं, कभी देखना मत उसको गौर से, वरना आंखें बहुत दर्द करती हैं, वो बहुत नुकसान करती हैं। हाँ बेटा। सर अगर मेरे पास दो बॉडीज हैं जिनका लाइक चार्ज है तो वो तो फिर उन दोनों में इंडक्शन हो सकता है टेक प्लेस? बिल्कुल हो सकता है इंडक्शन बेटा। अगर वो दोनों कंडक्टर है तो इंडक्शन हो सकता है, या उनमें से कोई एक भी कंडक्टर है तो इंडक्शन तब भी हो सकता है। वो कैसे? मान लो मेरे पास ये बॉडी है पॉजिटिव चार्ज, दूर पड़ी है दूसरी एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी, मैं इनको पास लेकर आया कि एक दूसरे का इफेक्ट उस पर आना शुरू हो जाए। जैसे बार मैग्नेट में करते हो, एक बार मैग्नेट मैंने कमरे के इस कोने पे रख दी, एक बार मैग्नेट मैंने कमरे के दूसरे कोने पे रख दी, कुछ करेंगे एक दूसरे को? उनको एक पास लाना पड़ेगा भी, एक का इफेक्ट दूसरे पे कुछ ना कुछ तो पड़े। तो मैं चार्ज बॉडी को पास लेकर आया, जैसे इनको पास लेके आऊंगा ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो ये पॉसिबल है कि पॉजिटिव यहां दूर और यहां दूर हो जाए। अगर ये स्ट्रांग हुआ तो ये भी पॉसिबल है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए और यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए, थोड़ा बहुत ये भी पॉसिबल है। लेकिन कितने लेवल तक पॉसिबल है ये हमें बताएगा पोटेंशियल और फील्ड। सिचुएशन कहां तक पॉसिबल है ये हमें पोटेंशियल और फील्ड बताएगी। जब हम वो निकालना सीख जाएंगे तो ये सिचुएशन हमें आसान लगेंगी। ठीक है सर, जैसे आपने अभी बोला कि स्केल और फेवर के बीच में कभी कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा सर, बट अगर दोनों में पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो फिर उनको एक टाइम के बाद लूज हो ही जाएगा। तो पोटेंशियल सेम कैसे हो जाएगा? तो उसमें कुछ फ्लो ही नहीं होगा तो पोटेंशियल सेम कैसे होगा? एक बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा, एक बॉडी का पोटेंशियल कम, मान लिया दोनों कांटेक्ट में आए, पोटेंशियल सेम होने के लिए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होना चाहिए, वो हो ही नहीं पा रहा, तो पोटेंशियल चेंज कैसे होगा? वो चार्ज तो इंड्यूस हुआ है, चार्ज इंड्यूस हुआ है, अट्रैक्शन हो रहा है, चिपके हुए हैं, लेकिन उसका चार्ज, इंसुलेटर का चार्ज इस बॉडी पे मूव ही नहीं कर पा रहा, तो चार्ज जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अट्रैक्शन चल रहा है, चलता रहेगा। ठीक है, ठीक। यस सर। चलो कोई और डाउट किसी का? मैं 3 प्रोसेस और बता रहा था, वैसे वो अटक गए बीच में, फटाफट देख लें। 3 प्रोसेस, जस्ट नाम पता होना चाहिए, ज्यादा जरूरत नहीं है उनकी। अरे कहां गए? हाँ, चार्जिंग बाय थर्मियोनिक इमर्शन, यानी कि किसी बॉडी को हीट करो, हीट सप्लाई करो, उसको किसी तरीके से एनर्जी देनी है, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी, कैसे भी एनर्जी देनी है, हीट की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं, तो हो सकता है कि उस बॉडी के कुछ इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। यस सर। इस प्रोसेस को नाम दे दिया चार्जिंग बाय थर्मियोनिक इमर्शन। बस इससे ज्यादा डिटेल हमें नहीं चाहिए।
एक बार रिपीट कर दो। यस सर। किसी बॉडी को हीट एनर्जी सप्लाई करके उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोनिक इमर्शन, जिसकी वजह से वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। सर वो नेगेटिव चार्ज में तो कन्वर्ट होएगी, नीचे पॉजिटिव में ही होएगी। पॉजिटिव में ही होगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही, आ नहीं सकते हीट देने से। ओके सर। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये डिटेल में पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में। किसी भी मटेरियल पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव्स, रेडिएशंस डाली जाती हैं, तो उसमें से भी कुछ इलेक्ट्रॉन वो बॉडी लूज कर देती है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट, एक कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज की लाइट जब किसी मटेरियल पे, किसी मेटल पे इंसिडेंट होती है, तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं जो उस मटेरियल से बाहर हो जाते हैं। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। रेडिएशन की हेल्प से, लाइट की हेल्प से जो हम इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रहे हैं, इसे कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सर लाइट भी तो एक हीट की तरह ही एक्ट करेगी ना। मैं उसमें से इंफ्रारेड रेस को भूल जाता हूं जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। ये एक डिटेल पढ़ोगे बेटा कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स लाइट आ रही है वो फोटोन्स, पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। एक पर्टिकुलर पैकेट साइज आएगा तभी वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। तो थर्मोनिक और इसमें डिफरेंस क्या होगा फिर? थर्मोनिक में हम हीट दे रहे हैं, नीचे से गर्म कर दो, आग लगा दो नीचे। यहां हम लाइट डाल रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो इलेक्ट्रॉन निकाल पाए। हर फ्रीक्वेंसी की लाइट इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती हर एटम से, तो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। ये पूरा पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ बेटा। सर मेरे पास एक बुक है, एक एक करके हाँ सर मेरे पास एक बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। क्या उसको पढ़ सकते हैं सर, थ्योरी के नाम पे? प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स राइटर कौन है सर? 3 राइटर का नाम है इसमें, वॉकर का और डेविड हॉलिडे और रॉबर्ट रेसनिक। ऑथर का बुक है सर। बहुत बढ़िया बुक है, लेकिन समझने के लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा। बेटर है स्टार्ट करो एचसी वर्मा से। इजी लैंग्वेज, एचसी वर्मा इजी लैंग्वेज है, बेसिक क्लियर कर देगी। आपको लगता है और मास्टरी करनी है, रेसनिक हॉलिडे पढ़ लो। रेसनिक हॉलिडे के कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे असाइनमेंट की फॉर्म में मिल जाएंगे। पूरी बुक की जरूरत नहीं है। इरोडोव भी वही बच्चे उठा लेते हैं, इरोडोव करेंगे, लेकिन इरोडोव के स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो आपको यहाँ पे असाइनमेंट की फॉर्म में मिल जाएंगे। पूरी इरोडोव करने की जरूरत नहीं है, वो रिलेवेंट नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। फिजिक्स ही करनी है क्या? थ्योरी किस बुक से पढ़ सकते हैं? थ्योरी आपको मॉड्यूल मिलेंगे यहाँ पे जल्दी ही, उससे पढ़ सकते हो। लेक्चर देख सकते हो, एचसी वर्मा पढ़ सकते हो। इससे ज्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं। और ज्यादा ही टाइम बच जाता है तो रेसनिक हॉलिडे के बारे में तब सोचना। लेकिन बोल बेटा। एचसी वर्मा और एनसीईआरटी में से तो पहला प्रेफर एनसीईआरटी करें ना। देखो एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दे रखा है, लेकिन बहुत कंसाइज फॉर्म में दे रखा है। अगर आपको आदत है एनसीईआरटी पढ़ के समझने की तो बहुत बढ़िया बुक है, लेकिन आपको नहीं आदत तो पहले एचसी वर्मा पढ़ो फिर एनसीईआरटी पढ़ो। सर इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सर ग्रेविटेशन का कोई यूज लगेगा इसमें? इसको पढ़ने के लिए किसका यूज? सर ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाने के बाद मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा इसी से लिंक करके, क्योंकि ये समझ में आ गया तो ग्रेविटेशन बहुत आसान है। यस सर। सर लास्ट ईयर सर ने ग्रेविटेशन हमें लीव करवा दिया था, इसीलिए लीव कराया होगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लिंक है, यही पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ ही। यस सर। सर इसमें से किस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज हो सकता है, फर्स्ट प्रोसेस में या सेकंड प्रोसेस में? दोबारा बताओ। सर इन दोनों प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज किसमें हो जाएगा या जल्दी? वो तो हर मटेरियल पे डिपेंड करेगा बेटा। मटेरियल चेंज करूंगा तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। किसी में इससे जल्दी निकलेंगे, किसी में इससे जल्दी निकलेंगे। सर ये इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा कहाँ पे? एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा है, सराउंडिंग, जिसने पकड़ लिया उसके पास चला गया, वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। सर हाँ सर 12th में जो 11th के टॉपिक्स रिलेट होंगे तो सर उसे रिवाइज कराया जाएगा या फिर ऐसे ही कंटिन्यू करा जाएगा? देखो आप 11th का रिवाइज करते रहो, लेकिन 11th के कुछ टॉपिक में एक्स्ट्रा क्लास में कराऊंगा। कुछ बच्चों के रहते हैं शायद एसएचएम और वेव्स, जिनके भी रहते हैं
मैं वो रिपीट कराऊंगा। किसी 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 का शायद फ्लूइड भी रहता है, वो भी एक्स्ट्रा क्लास में होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी। वो फ्लूइड, एसएचएम, वेव्स, एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, अटेंड करते रहो। बाकी अपना 11th का टॉपिक रिवाइज करते रहो। जैसे ही मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स में आता हूं, तो जो 11th की मैकेनिक्स थी वो काम आनी शुरू हो जाएगी। तो मैकेनिक्स को साथ साथ रिवाइज करते रहो। काइनेमेटिक्स आना चाहिए, डायनेमिक्स का पार्ट, फोर्सेस कैसे बैलेंस कर रहे हैं, नेट फोर्स कैसे निकालना है, एक्सर्शन कैसे निकालना है, ये सब चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए जो आपने पढ़ी थी। एफबीडी बनाए थे 11th में? सारे वो सारी चीजें काम आएंगी, तो पुराना 11th का रिवाइज करते रहना साथ साथ। ऐसा ना हो कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं और सर वो एफबीडी याद नहीं आ रहा, वो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है? ओके सर। लास्ट, फील्ड इमिशन। अभी समझ नहीं आएगा, लिख लो बस क्या चीज है। किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं, अभी ये तो यही नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो भी इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फील्ड इमिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना। ये 3 लास्ट के प्रोसेस जो है सिर्फ नाम ही काफी है, ज्यादा डिटेल की हमें जरूरत नहीं है। आने के चांस 0.1% है बेटा। फील्ड एमिशन दोबारा बता दो। फील्ड इमिशन का मतलब है कि अगर हम किसी बॉडी पर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो भी उस बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल सकते हैं उस फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से। और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, मींस वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। सर लूज ही करेगा। ओके सर। हाँ, हर केस में लूज ही कर रहा है, गेन तो कहीं करेगा। 3 लास्ट के तीनों प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन निकाल ही रहे हैं, बस डाल नहीं पा रहे। ओके सर। सर एक सजेशन चाहिए था आपसे। बोल बेटा। सर हम 11th का जो भी एक्सपीरियंस रहा उससे पता चल रहा है कि हमेशा हम बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर जब खत्म हो जाते हैं ना, तब मॉड्यूल के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। वो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। इसकी वजह से हमारे सर मतलब किस तरह से हम मॉड्यूल्स को अटेम्प्ट करें ताकि चैप्टर के साथ साथ खत्म हो। अच्छा, जब चैप्टर खत्म होने के बाद मॉड्यूल कर रहे होते हो तो क्या टाइम नहीं मिलता मॉड्यूल करने का? सर मिलता है, लेकिन वो ना फिर दूसरे के चैप्टर के साथ क्लैश कर जाता है। अगर हम, क्योंकि सर ज्यादा टाइम नहीं लगता मॉड्यूल करने में, ऐसा कोई ज्यादा 10-15 दिन लग जाए, 5-1 दिन में हो जाता है। सही तरीका क्या है कि आपको हर क्लास के बाद एक डीपीपी मिलेगा, उस डीपीपी को कंप्लीट करो। जब आपका डीपीपी खत्म हो जाए तो मैं कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल्स के बता दूंगा कि इन नंबर से इस नंबर तक के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वो कर लो। हो जाए बहुत बढ़िया, हो जाए बहुत बढ़िया, ना हो तो चैप्टर खत्म होने के बाद जब दूसरे चैप्टर के डीपीपी चल रहे होंगे जो आसान लेवल के होंगे स्टार्टिंग में, उस समय अपना मॉड्यूल का बाकी काम कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन मैं मॉड्यूल कब तक मिलेगा? मॉड्यूल को अभी 1 हफ्ता तो कम से कम लगेगा, लेकिन अभी तो हमारा बहुत, इस पे मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन दूंगा भी नहीं, होंगे भी नहीं, इतने आसान चैप्टर है। स्टार्टिंग का पार्ट बहुत इजी है, इसमें मॉड्यूल के कोई खास क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो जो 3-4 क्लासेस के बाद मैं मॉड्यूल के कौन से क्वेश्चंस आपको करने चाहिए उस क्लास तक वो भी बता दूंगा, आप वही कर लेना। ओके सर। सर अभी सर 11 के सर एग्जाम भी नहीं हुए, तो सर क्लासेस कैसे लें सर? किसके एग्जाम नहीं हुए? सर मेरे नहीं हुए। मेरे भी नहीं हुए सर। 11th के? यस सर। अरे अप्रैल आ गया तो 11 से सर। जैक का भी कर दिया सर। मेरे भी नहीं हुए सर। क्या कर रहे हैं स्कूल वाले? तो स्कूल वाले नहीं, गवर्नमेंट क्या कर रही है? कॉलेज, यस सर, गवर्नमेंट कॉलेज के। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज। चलो जब होंगे पढ़ना तो शुरू करें, हम क्यों टाइम खराब करें? 11th का तो पढ़ रखा है ना? यस सर, पढ़ रखा है। अब फिर टेंशन किस बात की, कभी भी टेस्ट ले ले, तैयार है हमेशा। अपना सब्जेक्टिव पेपर लिखने में प्रॉब्लम होती है सर। वो थोड़ा देखना पड़ेगा बेटा। आपको बताया गया होगा क्लास में कि किस तरह से एक्सप्लेन करना चीजों को, 11th के टॉपिक्स। यहाँ 12th में मैं हर डेरिवेशन में बताऊंगा आपको कि बोर्ड एग्जाम के लिए जो सब्जेक्टिव होगा सेकंड टर्म, उसमें कैसे लिखना है, वो आपको शुरू से प्रैक्टिस साथ साथ करवाई जाएगी। ओके सर। और ओके सर लाइक फिजिक्स पढ़ने का फ्लो क्या होना चाहिए? जैसे कोई चैप्टर खत्म हो कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे? मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा। अभी तो आप बुक को अगर परचेज करना है तो एक एनसीईआरटी ले लो, एक एचसी वर्मा ले लो, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको एक्स्ट्रा जो भी कंटेंट चाहिए वो यहाँ से मिलेगा, बहुत कंटेंट मिलेगा, वही खत्म। ओके सर। सर रिकॉर्डेड कब अपलोड होगी? क्या चीज बेटा? सर क्या अपलोड होगी? रिकॉर्डेड लेक्चर
वो आज क्लास, जैसे अभी क्लास मेरी हुई है तो 2-3 घंटे में अपलोड हो जाएगा। सर बीपीटी और मॉड्यूल्स के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे? कोशिश तो है हमें कि आपको सारे मिले, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा कि सारे मिल जाएंगे। एक्चुअल रिकॉर्ड तो हम ही कर रहे हैं ना, तो सारे मिल जाएंगे ऐसा जरूर नहीं है। कुछ है, कुछ नए, एक्चुअली जो पुराने क्वेश्चन डले हुए हैं उनके तो हैं, जो नए क्वेश्चन हम हर साल डालते हैं तो उनके सॉल्यूशन हमें साथ साथ बनाने होते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत हो मैं तो खड़ा ही हूं, मेरे से पूछ लेना, नहीं मिले सर नोट्स भी मिलेंगे क्या? नोट्स ही मिलेंगे बिल्कुल, जो आपको यहाँ पे समझाया सब मिलेंगे, साइट पे आ जाएंगे आपके पास, आपके पोर्टल पे। ओके सर। सर फिजिक्स की वीक में 2 क्लासेस हैं अभी, एक एक करके। हाँ तो फिजिक्स की वीक में अभी 2 ही क्लासेस हैं अभी, इस वीक में है, नेक्स्ट वीक से 3 क्लास होंगी। सर स्केड्यूल वगैरह अपलोड नहीं हो रहे हैं सर? हो जाएगा जल्दी बेटा, अभी स्टार्ट हुआ है आज। सर दिन में कितने क्लास होंगे सर? क्लास दिन में 3 होंगी। 3 होंगे सर, ओके सर, थैंक यू सर। वीक्स में कितने क्लास होगी? वीक में अभी तो 2 दिन, इस वीक तो 2 दिन है, आगे से 3 दिन होंगी, आगे जाके कुछ वीक में 4 दिन भी होंगी। शेड्यूल मिल जाएगा आपको। लाइव डाउट सेशन डाउट सेशन भी होंगे बेटा, वो सेपरेट होंगे इन क्लासेस के अलावा। सर वीक में बस 2 ही दिन होंगे अरे नहीं, अरे मैंने कहा इस वीक में 2 दिन हैं शायद। अच्छा सर। नेक्स्ट वीक से 3 दिन और उसके आगे की कुछ वीक्स के बाद 4 दिन भी होंगी। ओके सर। और हर वीक, हर दिन जो क्लास होंगी वो 3 क्लासेस होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों। सर इस बार तो सिर्फ 2 ही क्लासेस हैं। अरे मैंने कहा इस वीक में 2 ही दिन है बेटा, आगे की वीक में देखो होगा। अभी स्टार्ट हुआ है ना, एकदम मैं आपको सब कुछ डाल दूंगा तो वैसे ही घबरा जाओगे, मैम नहीं पढ़ रहे, तो धीरे धीरे। सर 11 की फिजिक्स सर बहुत वीक है। क्यों भाई? सर पता नहीं सर, लास्ट में सर आते आते सर छूटने लगा सब कुछ। लास्ट के टॉपिक तो मैं रिपीट करा दूंगा, जो एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी उसमें देख लेना, लेकिन स्टार्टिंग की मैकेनिक्स, मैकेनिक्स टू सॉलिड फ्लूइड सब ये सब बहुत वीक है सर। मैकेनिक्स तो स्टार्टिंग की है, वो तो याद समझ में आनी चाहिए सर। पार्ट 2 आ रही सर। अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हो? यस सर। वो मैं करवा दूंगा, एक क्लास होगी, एक एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी जिसमें फ्लूइड करवाया जाएगा, वो अटेंड कर लेना, रिवीजन भी हो जाएगा। सर केटी सर नहीं कराओगे आप? है बेटा ग्रेविटेशन? दर्श केटी सर नहीं पढ़ाएंगे क्या इस बैच में? बेटा मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा क्या? नहीं मैं पूछ रहा, सिर्फ आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे, इसलिए मैं पूछ रहा। अरे केटी सर भी बीच में टॉपिक लेंगे, कुछ टॉपिक वो भी लेंगे, कुछ मैं लूंगा, ठीक है? ओके ओके। मेरे आपसे ग्रेविटेशन का होगा क्या लेक्चर्स? हाँ बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म करने के बाद मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा, लिंक कर दूंगा, बहुत आसान, एक दिन में खत्म हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में आ गया ना तो सेम ग्रेविटेशन है, सेम ग्रेविटेशन है, उल्टा इससे आसानी है। और एक सजेशन है बेटा सर, एक एडवाइस चाहिए थी सर। सर मैं 12th में सर लाइक मैं 11th तक अभी रेगुलर स्कूल में हूँ, तो सर 12th में डमी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देख बेटा, जो बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड है कि भाई हमें करना है, क्या करना है, क्लियर है, पढ़ने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता, उनको डमी करना चाहिए। अगर आपको डंडा चाहिए पीछे, पढ़ बेटा, तो स्कूल जरूर जाओ, एक रेगुलरिटी बनी रहती है। लेकिन अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, कई बच्चे होते हैं उनको स्कूल की जरूरत नहीं होती, वो डमी कर सकते हैं। पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। मैं जनरलाइज नहीं कर सकता कि सबको डमी करना चाहिए या सबको स्कूलिंग करनी चाहिए, आप पे डिपेंड करता है आप कितने सेल्फ मोटिवेटेड हैं। सुबह उठ के पढ़ने लग जाते हो क्या बिना किसी? जब मैं मैम से बात करता हूँ कि मैम मैं डमी ले रहा हूँ, तो मैम मेरे को डिमोटिवेट कर देती है कि पहले बोर्ड्स तो देख ले, इसमें तेरे तू फेल हो गया तो क्या ही तेरा JEE होगा, ये होगा। देखो बोर्ड कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपने सीरियसली तैयारी इसकी की है तो बोर्ड आराम से हो जाएगा। PCM की तो गारंटी मैं ले रहा हूँ, बाकी 2 सब्जेक्ट आपको हैंडल करने पड़ते हैं। PCM की गारंटी तो मैं ले सकता हूं, लेकिन बाकी 2 सब्जेक्ट के मुझे नहीं पता वो आप किस तरह से करते हो। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा डमी सिर्फ वो बच्चे करें जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जिनको कहना नहीं पड़ता कि पढ़ ले बेटा। कई बार पेरेंट्स कहते हैं बड़ी देर से खाली बैठा हुआ कि क्या फोन पे लगा हुआ पढ़ ले, ऐसा कहना पड़ता है कि आपको? कईयों को कहना पड़ता है। नो सर, कुछ ही होंगे वाले, मैं सब जानता हूँ। हाथ में फोन आ जाए फिर कहाँ रुका जाता है, वो फेसबुक खुलती है, ट्विटर खुलता है, क्या क्या खुलता है उसमें, है? गवर्नमेंट स्कूल से डमी नहीं देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल से सर डमी नहीं मिलता सर। हाँ गवर्नमेंट स्कूल में, पर गवर्नमेंट स्कूल में अटेंडेंस भी कौन पूछता है?
सर हमारे स्कूल में बहुत पूछते थे। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। ऐसे सर कोई- अब सुधर गए हैं। अच्छा, अब सुधर गए हैं। पहले स्कूल ज्यादा अच्छे थे टीचर्स, लेकिन फिर भी अटेंडेंस के बारे में वो कुछ नहीं कहते थे, पढ़ाते थे। आजकल टीचर्स कितना पढ़ाते हैं मुझे पता नहीं। चलो ठीक है, फिर अभी सर अब उल्टा है। हाँ बेटा, सर अब उल्टा है, पढ़ाई नहीं होती, अटेंडेंस चाहिए। हाँ अच्छा, आज जो पढ़ा है उससे बेस क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज मैंने जितना पढ़ाना था उससे बहुत कम पढ़ाया है, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी स्पीड पकड़नी पड़ेगी कवर करने के लिए। सर मॉड्यूल्स कब तक प्रोवाइड होंगे? मॉड्यूल कम से कम 1 वीक प्रिंटिंग में गए हुए हैं, उम्मीद है कि इस वीक में आ जाएंगे। ओके सर, ठीक है, ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और जो भी पढ़ाया है हर क्लास के बाद रिवीजन जरूर करना है, आधा घंटा लगेगा, लेकिन अगर सेम डे रिवाइज नहीं किया तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक 50% दिमाग से निकल चुका होता है। ये अपने पास बांध लो, गार्ड बांध लो बेटा। क्लास खत्म चाहे 9 बजे हो, चाहे 10 बजे हो, चाहे 12 बजे हो, क्लास के बाद आधे घंटे का रिवीजन ब्रेक लेने के बाद, जैसे आपकी क्लास खत्म होती है 1-1.5 घंटे के बाद, आप आधे घंटे का रिवीजन जरूर करें कि आज क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, पेज पलट के उसको देख जरूर लें, वरना नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक 50% दिमाग से निकल जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का बेटा, फिर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी रिटेन करने के लिए। ठीक है बेटा, है बेटा, बाय बेटा, बाय सर। सर कोई कुछ कह रहा है? सर क्या स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाओगे? बिल्कुल बनाएंगे बेटा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देनी है तो बेटर है कि ग्रुप में जाए, कुछ मिस ना हो जाए। वैसे तो वेबसाइट पे कोशिश करेंगे सब कुछ आए, लेकिन फिर भी मैं एक ग्रुप बना लूंगा जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सर। बाय बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर।